तो ये मेरा व्यू रहा है काफ़ी टाइम से कि अगर आपको इस इंडियन टेलीकॉम मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, भारती को चूज़ करें। देखिए, वोडाफोन आइडिया में 11 रुपये पर जब एफपीओ आया था तो एक व्यू था कि 11 रुपये का एफपीओ मिल रहा है, ले लें, और उसके बाद आपको अच्छे वो 11 रुपये वाला 17-18 रुपये हो गया। अब देखिए वोडाफोन आइडिया चलना बंद हो गया है, ठीक है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर लॉन्ग है। हम हर कोई ना लाइफ में एक्साइटमेंट चाहता है। भारतीय में किसी को पैसा नहीं बनाना, सबको आइडिया में पैसा बनाना है। ह्यूमन नेचर है कि मैं थोड़े से रिस्की स्टॉक में पैसा बनाऊंगा। वोडाफोन आइडिया में व्यू था एफपीओ में लेने का, एफपीओ में लेने वालों को पैसा बना, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। पिक्चर्स टेल अ स्टोरी, इससे बेटर स्टोरी नहीं हो सकती कि क्या इस समय टेलीकॉम स्पेस में हो रहा है। हर कोई वोडाफोन आइडिया में घुसा हुआ है, हर कोई नेक तक लॉन्ग है वोडाफोन आइडिया में, जबकि दूसरी तरफ चल रहा है भारती एयरटेल। कंसिस्टेंटली वन वे भारती एयरटेल में रह रही है। आइडिया में बहुत लोग फंस चुके हैं, और आइडिया में इसके लिए मैं इस चीज़ को मैं लेकर मैं खुश हूँ कि आइडिया में मैंने कभी लॉन्ग टर्म बाय की रिकमेंडेशन नहीं दी। अगर आपको टेलीकॉम में लॉन्ग रखना है और अगर पोजिशनल लॉन्ग रखना है तो वो भारती होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भारती एयरटेल में एक और बड़ी रैली होगी, और वोडाफोन आइडिया में बहुत बड़ी जो डिक्लाइन आ रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है मार्केट का इसमें जो रिएक्शन है। सीएनबीसी आवाज पर लगातार हम आपको आगाह करते रहे कि वोडाफोन आइडिया से दूर रहें, इस स्टॉक में निवेश करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट प्ले आप करें, क्योंकि इस पूरी ही पॉकेट में अगर कोई सेफ स्टॉक है या कंपैरेटिवली बेटर प्लेस है तो भारती एयरटेल है। बिल्कुल, चलिए इस पर करेंगे थोड़ी देर में बातचीत, लेकिन पहले बात करते हैं वीरू अष्टा गुड आफ्टरनून मार्केट की, क्योंकि आज आई थिंक सबसे बड़ी स्टोरी, आज दो बड़ी स्टोरी हैं, एक तो मार्केट और एक वोडाफोन आइडिया। और मार्केट में आज एक शिखर से तेज़ गिरावट आई है, एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बना सुबह, लेकिन सुबह जैसे ही वो स्लिप हुआ एक वार्निंग साइन आ गया था कि शायद एक तेज़ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सबसे पहले मिड कैप और स्मॉल कैप टूटने शुरू हुए, और उसके बाद फिर खैर बाकी इंडस्ट्रीज ने ज्वाइन करना शुरू किया। एडवांस डिक्लाइन पूरे दिन आज शुरू से खैर काफ़ी ख़राब रहा है, और आज का जो सबसे बड़ा कल्प्रिट था वो था आईटी। सुबह शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद आईटी ने गिरना शुरू किया, और उसके बाद फिर बाकी सारे स्टॉक्स ने उसको फॉलो करना शुरू किया। ये आपकी स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन। अभी भी मैं यही कहूँगा कि मार्केट ठीक ठाक है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग है ये, इससे ज़्यादा इसमें रीड नहीं करेंगे। हालांकि मिड कैप में जो डिक्लाइन है उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है। वीरू अष्टा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। जी हाँ, मिड कैप्स में तो अच्छी खासी मार पड़ी है। अनुज, मेरी नज़र ना शो में आने से पहले डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स पर जा रही थी, काफ़ी तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। 355 पॉइंट आई थिंक डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, नैस्डैक में भी उसी तरह की तेज़ी देखने को मिली है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में क्या कुछ उम्मीद होगी कि एक रिवर्सल आ सकता है? क्योंकि शायद एक कल का जो एक्शन था उस पर आज सुबह में हमने रिएक्ट किया। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें यहाँ पर। पहली बात तो आज एक्सपायरी है। सुबह के पहले घंटे के बाद सबको लगा कि जो पिछले थर्सडे को हुआ तो वही हो रहा है। पिछले थर्सडे को आपको याद होगा हमने 450 पॉइंट की रैली देखी थी, तो मार्केट को लगा शायद वही हो रहा है। सुबह मार्केट ने क्या किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। सुबह मार्केट ने पहले कॉल राइटर्स को फंसाया, जो कॉल राइटर्स थे सारे फंसे। जब सब कॉल राइटर्स बाहर हो गए और उसके बाद जब लोग लॉन्ग हो गए तब मार्केट ने उनकी पिटाई कर दी। तो आज मार्केट ने सबकी पिटाई करी। वो स्कूल में होता था ना कि कोई बच्चा कहता था कि सिर्फ मुझे क्यों पीटा नहीं, आज मास्टर जी ने सबको पीटा। आज किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि चलो आप भी आ जाओ, आपका भी नंबर आ गया। तो आज बेसिकली वो हुआ है। आप लेकिन ये बात सही करें कि डाउ फ्यूचर्स वगैरह सब ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, तो यहाँ पे शायद बनता है कि आज रैली आए, और हो सकता है कल हमारे यहाँ पे भी फिर उसके बाद रैली आ जाए। लेकिन देखिए, निफ्टी पर मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं अभी नज़रिया नहीं बना सकता निफ्टी पर। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। इस मार्केट में मैं डार्ट नहीं फेंकना चाहता कि अब ये मार्केट में यहाँ पे ले लें, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दें, वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। अगले 1.5 घंटे मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करें, कोई ट्रेड मिल जाएगी तो अलग बात है। आज की क्लोजिंग देखकर हम फ्रेश व्यू लेंगे, या कल सुबह की ओपनिंग देखकर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1-1.5 दिन मार्केट में कोई ट्रेड नहीं हो पाई तो क्लोजिंग बेसिस पर 25,250 का बचाना ज़रूरी है। अगर एक लेवल में वॉच आउट कर रहा हूँ तो 25,250, और एक जोन में वॉच आउट कर रहा हूँ वो है 25,150 से 25,250। इस जोन का बचना ज़रूरी है। इस जोन के अगर आप नीचे बंद हुए तो ये मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव होगा, जो मेरा बेस केस नहीं है। दूसरी तरफ अगर आपने समहाउ 25,450 के ऊपर बंद दे दिया तो फिर आप कल बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं
कि डाउ फ्यूचर्स में भी रैली है अगेन, लेकिन एक और चीज़ है, डाउ फ्यूचर्स में रैली है, ये डाउ में रैली नहीं है। वो गारंटी नहीं है, वो गारंटी नहीं है। प्लीज़ देखिए, पिछली बार भी बात हुई थी कि सिर्फ फ्यूचर्स को देखकर मत ट्रेड लीजिए, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अपना प्राइस एक्शन देखिए, उसके बाद व्यू लीजिए। एक चीज़ आप जो कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहें। आई थिंक आज भी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया। आज भी आप अगर बैंक निफ्टी देखेंगे गिरा बैंक निफ्टी भी हाई से, लेकिन बैंक निफ्टी हाई से इसलिए गिरा क्योंकि वो ऑल टाइम हाई के इतने करीब आ गया था, 53,353। आई थिंक हम एकदम ऑल टाइम हाई के विद इन फ्यू पॉइंट्स रह गए थे बैंक निफ्टी पर, तो इसके लिए वहाँ पर थोड़ा सा एक मूव आया, कोई दिक्कत नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन फिर भी रिलेटिवली बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है और यहाँ पर हो सकता है अगले हफ्ते न्यू हाई बन जाए। देखिए 53,357 था ऑल टाइम हाई, हम 53,353 तक गए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल टाइम हाई एक बार रिजेक्ट होता है, दूसरी बार वो उसको निकाल देगा। जब तक 52,500 के ऊपर हैं हम बैंक निफ्टी में, तब तक बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहें। और वैसे भी एक और चीज़ है, आज मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहने में फिर भी थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि कल अगर मान लीजिए यूएस मार्केट की वजह से गैप अप मिलता है तो बैंक निफ्टी भी पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अगर गैप डाउन मिलता है तो आईटी ज़्यादा गिरेगा। तो इसके लिए अगर आपको किसी इंडेक्स में लॉन्ग रहना है तो वो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी होगा। लेकिन वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ नज़र आपकी? बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। एक जिस पुल बैक की आप बात कर रहे थे अनुज, या फिर डाउ फ्यूचर्स को हम देख रहे हैं, उसमें सहायक कौन कौन से स्टॉक्स हैं? एक बार मैं शुरुआत करना चाहूँगा यहाँ पे। अभी निफ्टी बैंक पे ज़्यादा अगर आप देखें, आप कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव नज़र आए। कोटक महिंद्रा बैंक अनुज इस वक्त करीब 1865 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे। आप जरा OI एडिशंस देखिए, आप कोटक महिंद्रा बैंक आज 13.25 लाख से जुड़े यहाँ पर, 4.25% का बिल्डअप, और कोटक अब ऑलमोस्ट 9 जून के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। तो इस वक्त अगर आप उससे पूछे कोई बैंकिंग स्टॉक, तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि इस वक्त इंप्रेस कर रहा है बोथ आई थिंक टेक्निकल्स, फ्यूचर्स और ऑप्शन, तीनों पैरामीटर्स पे। दूसरा स्टॉक में रखना चाहूँगा जो कि इंडेक्स के लिए, मतलब निफ्टी के लिए काफ़ी क्रिटिकल होगा, दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़। एक बार रिलायंस रखिएगा विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होल्ड करते हैं, बट आपकी स्क्रीन पे इट्स 2942, और इसने एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से, जब जिस दिन बाजार ऊपर से नीचे गिरा, इसने नीचे से एक ऊपर की तरफ पुल बैक जनरेट किया। 2942 एक क्लियर शॉर्ट कवरिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ओपन इंटरेस्ट शेड बाय आई थिंक करीब 5 लाख शेयर, 1% OI कम हुआ। ये दो स्टॉक्स कोटक महिंद्रा बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए काफ़ी, निफ्टी बैंक के लिए क्रिटिकल। और एक रखूँगा मैं, दैट्स जुबिलेंट फूड वर्क्स, 1.25% ऊपर आपकी स्क्रीन पे आएगा। अभी काफ़ी समय से बात की है मैंने इस स्टॉक पे, और ये अब ऑलमोस्ट जनवरी 2022 के बाद की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में, वेल सपोर्टेड बाय आई थिंक ऑप्शन स्टैट्स। 25,398 निफ्टी का स्तर है, लेकिन स्टॉक्स लेके आइए दो स्क्रीन पे। दैट्स आइडिया आपकी स्क्रीन पे आएगा इस वक्त ₹10.91, और दूसरी तरफ रखिएगा भारतीय एयरटेल। ₹10.91 का मतलब क्या है? ये जो जर्नी सितंबर 2023 में स्टार्ट हुई थी, जो कि ख़त्म हुई थी करीब ₹19.30 पे। अनुज, इस मंच पे, चाहे वो मुनाफे की तैयारी हो, पहला सौदा हो, कमाई का अड्डा हो, हम बात करते आए हुए हैं। हमेशा एक तुलना प्रस्तुत की गई है वर्सेस वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल। वकालत यही की गई थी आपके द्वारा, स्टे अवे फ्रॉम वोडाफोन। एक एंट्री पाई थी, फिर हमने एग्जिट भी किया, और आज फाइनली आपकी स्क्रीन पे 1 साल का सबसे न्यूनतम स्तर, वोडाफोन आइडिया। बिल्कुल। वीरू, सॉरी, एक साल का सबसे न्यूनतम स्तर अनुज, और इस मंच पे हमेशा यही कहा गया आपके द्वारा कि स्टे अवे फ्रॉम वोडाफोन, प्रेफर भारतीय एयरटेल कीजिए। आज एग्जैक्टली वो बात सही साबित होती हुई। वीरू, मैं एक चीज़ कह रहा था, आपने पूछा ना कि 10 रुपये का क्या मतलब है। ये 10 रुपये का नोट है, देखिए, ये आज के डेट में वोडाफोन आइडिया के शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, 10 रुपये समथिंग, 10 रुपये 90 पैसे, जो भी है ना, एक शेयर की वैल्यू आज के डेट में 10 रुपये वोडाफोन आइडिया की। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये इसमें ये नहीं है कि कोई एक इस चीज़ का एक हमको प्राउड फील करने की ज़रूरत है कि कॉल सही हुई। पॉइंट क्या है, इसमें एक सबक लेने की ज़रूरत है। जो आज हुआ है वोडाफोन आइडिया, उसमें इन्वेस्टर्स को, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इसमें फंसते हैं, उनको एक सबक लेने की ज़रूरत है। वो सबक क्या है वो समझ लेते हैं। पिछले 6 महीनों में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक स्टॉक में ओवर ओनरशिप आई थी तो वो स्टॉक था वोडाफोन आइडिया। लगातार ओवर ओनरशिप की लिमिट क्रॉस की थी इसने।
आप BSE की साइट पर आकर अगर कभी नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स देखेंगे ना, उसमें वो डेटा आता है। उसमें सबसे ज़्यादा पिछले 6 महीनों में अगर रिटेल ने पैसा लगाया था वो था वोडाफोन आइडिया। तो रिटेल के लिए एक लेसन है, लॉस मेकिंग कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाएं। ये क्या होता है ना, बुल मार्केट में कई बार गलतियां हो जाती हैं। कभी भी ऐसी कंपनियों को आप कोर पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते। ये आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता था, ट्रेडिंग में लोगों ने पैसा बनाया भी इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया। वोडाफोन आइडिया में हमारा भी व्यू क्या था कि FPO में लीजिए 11 रुपये पर, 16-17 रुपये पे एक जब कमज़ोरी दिखने लगी थी तो वहाँ पर अब निकल जाइए, 50% आपको मिल गया। वोडाफोन जैसे स्टॉक में, लॉस मेकिंग कंपनी में और से ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। बेसिकली अपनी अकल लगाइए और बहकावे में मत आइए। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटेल फंसा है, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैं कहूँगा बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स फंसे हैं। एक बहुत ही मार्की नेम है ऑफ लेट, जो पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी मार्की नेम बना हुआ है, जिसने काफ़ी स्टॉक्स में बहुत पैसा बनाया है, वो भी फंसा है इसमें। GQG भी फंसा है इसमें, ऐसा तो नहीं है कि नहीं फंसे हैं। तो अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर्स फंसे हैं यहाँ पर। लेकिन उसमें सवाल क्या है, वो उनके पोर्टफोलियो का हो सकता है 0.1%, 0.2%, बहुत छोटा हिस्सा। कोई बड़े नाम अगर आपने देखे हो कि इसमें बड़े नामों में पैसा डाला है, अब उनका 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उन्होंने कहा कि चलो 2 करोड़ में इसमें डाल देता हूँ, ये 2 करोड़ या तो मेरा 10 करोड़ हो जाएगा या 0 हो जाएगा। जिसने भी इसमें पैसा डाला था वो मेंटली इस चीज़ पे, जो बड़े लोग थे, जो बड़े लोगों ने पैसा डाला था, वो मेंटली अपने आप को इस फ्रेम ऑफ माइंड से डाला था कि ये 2 करोड़ मेरा या तो 0 हो जाएगा या 10 करोड़ हो जाएगा। क्या आप वो कर सकते हैं? वो रिस्क आप ले सकते हैं कि अगर ये 0 हो गया तो चलेगा? शायद आप नहीं कर सकते। इसके लिए ये हमेशा देखें कि किसी का क्या रिस्क रिवॉर्ड है, आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड है। इसे बोलते हैं कोट टेल इन्वेस्टिंग। किसी को बस पकड़ के आप चल रहे हैं ना, अब वो किस पेस पे जा रहा है, उसकी क्या हेल्थ है, वो जानता है ना। आपको तो आपकी हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप उसेन बोल्ट अगर तेज़ चल रहा है, उसको पकड़ के आप चलने लगेंगे तो आप भी हाँफेंगे। तो इसके लिए ये थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल क्यों चला, अब ये भी वाजिब सवाल है। और क्या यहाँ से भी भारतीय एयरटेल चलेगा? एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कल सुबह नोट्स आएंगे भारतीय एयरटेल पर अपग्रेड्स, ब्रोकरेज के। मैं अभी बताता हूँ आपको कि कल सुबह आप जब हम ब्रोकरेज के लिंक्स कर रहे होंगे, 3-4 अपडेट्स भारती पर होंगे। सब ने अपग्रेड किया होगा कल सुबह भारती को। क्यों? मार्केट शेयर। अब फिर वही बात हो गई कि 3 के बजाय 2.5 प्लेयर रहेंगे वापस, और 2.5 प्लेयर रहने का मतलब है कि जो पहले 2 प्लेयर्स हैं वो मार्केट शेयर गेन कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इसके लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव होगा। मैं यहाँ से भी बोल रहा हूँ वीरू, यहाँ से भी वोडाफोन आइडिया वर्सेस भारतीय एयरटेल आउट परफॉर्म करेगा। 1 साल के बाद मैं वापस इसको रिविजिट करने को तैयार हूँ। तो भारतीय एयरटेल स्टॉक ऑफ द डे, आज स्टॉक ऑफ द मोमेंट के तौर पर उभर कर आया है। और आई थिंक आप वोडाफोन के एग्जांपल के साथ स्पाइस जेट पर भी यही चीज़ करते रहते हैं, कि जो इनकम्बेंट प्लेयर है उसके साथ रहिएगा। स्पाइस जेट पे भी ऐसे ऐसे मौके ढूंढ रहे हैं आजकल लोग, उससे बचने की ज़रूरत है। 100% मैं अभी भी यही कहूँगा। स्पाइस जेट में भी जिन लोगों ने QIP में पैसा लगाया, 67 का भाव हो गया है स्पाइस जेट का। एक हफ्ते का चार्ट देख लेते हैं, 77 पर था ये जब QIP की न्यूज़ आई थी। Correct. लेकिन फिर वही बात है भाई, QIP में जिन्होंने लगाया उन्होंने तो 61 रुपये पर लगाया ना। आपको न्यूज़ 77 पर आई, तो पैसा तो 61 पर लग गया था। और अगेन उन लोगों ने जो पैसा लगाया ना, वो पैसा है जो वो एक पंट है, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला तो निकल जाएंगे, उसमें क्या है। तो इसके लिए, और QIP में तो कोई लॉक इन भी नहीं होता, तो इसके लिए तो मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि आप कभी भी कोई स्टॉक लें, और वैसे भी हमेशा लीडर के साथ रहें। लीडर के साथ रहने में हमेशा फ़ायदा, ज़्यादा सेफ्टी है, ज़्यादा फ़ायदा है। मैंने स्पाइस जेट का उदाहरण इसीलिए लिया क्योंकि वो एक ताज़ा एग्जाम्पल है। वोडाफोन का एग्जाम्पल से अगर आपने हाथ जलाए हैं तो स्पाइस जेट के झांसे में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए फटाफट से ट्रेंडिंग काउंटर्स, कुछ स्टॉक्स तो हमने वैसे ही पहले मेंशन कर दिए, लेकिन फटाफट से वो स्क्रीन आपके सामने लेकर आएंगे। फिर बात करेंगे हमारे जानकारों से कि आज इस समय, आज के दिन क्या ट्रेड बनता है। यहाँ पर आप देखिए BPCL, ONGC, कोल इंडिया, ये वो काउंटर्स हैं जहाँ पर आज कुछ करेक्शन देखने को मिला है। मुनाफा वसूली का शिकार ये स्टॉक्स बनते हुए 1.5 से 3.5% तक का नुकसान इधर है। वोडाफोन आइडिया के साथ इंडस टावर भी 10% टूटा है। चंबल फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इनफैक्ट आप गौर करिएगा कि मिड कैप में
में जब वो क्रैक्स आना शुरू हुए अक्रॉस द बोर्ड सभी वो डिफेंस कंपनियों में भारी मार देखने को मिली है। कुछ डिफेंसिव हो चला है मार्केट आज पोजीशनिंग के लिहाज से। नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, HUL में तेजी, एनटीपीसी के लिए वजह भी है, वो ग्रीन एनर्जी का DRHP फाइल हो चुका है। UBL जैसा स्टॉक सुबह से ही हरकत में, फिर AU स्मॉल फाइनेंस, जुबिलेंट फूड और ICICI लोम्बार्ड जो कल दोपहर से आपको याद होगा हम वो ट्रेड राइड कर रहे हैं, वहां पर अभी भी तेजी बनी हुई है। हमारे जानकार तैयार है आपके सवालों आपकी जो रणनीति है उसे बनाने में मदद करने के लिए। JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता से बातचीत होगी। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा राउत, कविता जैन और रुचि जैन हमारा साथ देंगे। 2:15 बजे ये वोडाफोन वाली स्टोरी को रिविजिट करेंगे। एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि स्टॉक में इतनी ज़्यादा मार आती हुई दिखाई दी है, और साथ ही IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट बालाजी सुब्रमण्यम से भी बात करेंगे जो सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। 225 पर यतिन आपको बताएंगे कि NTPC ग्रीन का IPO कितना जोरदार, कितना पावरफुल होता हुआ दिखाई दे सकता है, किस तरह के एसेट्स है कंपनी के पास, क्या बिल्ड किया है अब तक। 230 पर कैपिटल माइंड के इन्वेस्टमेंट एंड हेड ऑफ रिसर्च अनूप विजय कुमार हमसे जुड़ने वाले हैं। US फेड ने जो रेट कट अनाउंस किया है और इसका इम्पैक्ट मार्केट्स पर कैसे पड़ेगा, भारतीय बाजार को कैसे पड़ना चाहिए, उस पर होगी बातचीत। 245 पर MSCI ग्लोबल ने भारत का दबदबा फिर ऊपर किया है, साथ ही साथ फुटसी की जो रीएडजस्टमेंट होने वाली है उस पर एनालिस्ट क्या अटकलें लगा रहे हैं, उस पर कंचन को जोड़ने वाले। 255 पर कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर CIO गुरमीत चड्ढा से होगी बातचीत। फिर डीलिंग रूम की तरफ चलेंगे 3 बजे के बाद। BTST, STBT और क्लोजिंग की रणनीति ये सब आपके सामने। बिल्कुल। चलिए, तो अब हमारा पैनल हमारे साथ तैयार है, उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कौन से स्टॉक्स को आपको बाय या सेल करना है इस समय पर। गुड आफ्टरनून शिल्पा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। इस समय बताइए आपका प्रेफर्ड आइडिया। जी बिल्कुल अनुज जी, मेरा अभी के लिए जो कॉल रहेगा वो लॉन्ग रहेगा नवीन फ्लोरिन में। थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन बेट है, लेकिन मुझे लगता है कि नवीन फ्लोरिन अभी अच्छे रिवर्सल पे आ रहा है इंटरडे में, तो 3200 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे मुझे लगता है लॉन्ग रहना चाहिए। ये बहुत क्विकली टुवर्ड्स 3260 से लेके 3300 तक का भी आपको एक मूव दिखा सकता है, तो लॉन्ग है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन में एक तेजी वाला ट्रेड। गाबा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है कोटक बैंक। 4-5 दिन से एक अपमूव देख रहे हैं, अब भी अपमूव कायम है। ट्रेड कर रहा है 1864 पर, स्टॉप होगा 1860 का, तो 4-5 रुपए का सिर्फ स्टॉप है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1875 कोटक बैंक। 1865 और यकीन मानिए अभी 10 मिनटों में इसमें गजब का स्विंग आया है। 1866 पे प्रकाश सर की बाय कॉल है। कोटक महिंद्रा बैंक, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर्स एक्टिविटी, ऑलमोस्ट 3 महीने के हाइस पे ट्रेड करता हुआ। ये मानस जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए AU बैंक में खरीदारी करनी है, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो आई थिंक करंट लेवल्स पे भी AU बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। 735 का स्टॉप लॉस लगाना है और 770 कि आपको टारगेट सेट करने हैं AU बैंक पे। 750 का कॉल ऑप्शन जो 9 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 20 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए, ये इस समय AU बैंक पर मानस की सलाह। कविता जी गुड आफ्टरनून। कविता जी आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड FMCG से होगा। HUL इज लुकिंग गुड, 2924 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, अपने डेली एवरेजेस के ऊपर आज सस्टेन है सिंस मॉर्निंग टू। मुझे लगता है 2960 2980 के प्राइस टारगेट के लिए HUL पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 2905 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, HUL में एक मौका तेजी का बन रहा है और अकाउंट आज 50 रुपए की बढ़त पर है। रुचित नमस्कार, आप क्या ट्रेड पिक करेंगे? जी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन।
नेस्ले में खरीदारी की सलाह रहेगी आज। सो पिछले 7 से 8 महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है, जिसमें 2650 एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। आज फाइनली वो रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रेक किया और वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ में हुआ है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रॉडर मार्केट्स में क्या हो रहा है, इस स्टॉक में काफी अच्छे वॉल्यूम्स अपने डेली एवरेज के कंपैरेटिवली हुए। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कैचअप मूव रह सकता है, क्योंकि विद इन द एंटायर एफएमसीजी बास्केट रिलेटिवली इतना आउट परफॉर्मेंस अब तक नहीं रहा है। तो करंट लेवल्स पे 2600 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह रहेगी 2750 के टारगेट्स के लिए। ओके, नेस्ले आपकी बाय कॉल है 2654 पे, तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं। अब एक काम करते हैं, चलते हैं सीधे आशीष चतुर्मुता जी के पास। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आपकी आज की फंडामेंटल कॉल क्या है आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून अनुज एंड हर्षदा। तो देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी बनी हुई है। ऑल्दो इंडेक्स लेवल पे तो हम ऑल टाइम हैं, बट काफ़ी सेक्टर रोटेशन इस समय बाजार में देखने को नजर आ रहा है। और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंजम्पशन और कुछ फोकस थीम्स के ऊपर ध्यान है। वहां पर पे गोल्ड की एक ऐसी थीम है जो हमें काफी पसंद है। एक तो हमारा मानना है कि जो सेकेंड हाफ है वो ज्वेलरी प्लेयर्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। खासतौर पे जो ड्यूटी कट हुआ है 15% से 6% पे ड्यूटी को लेकर आ गया, जो ऑलमोस्ट 9% कम हुई है ड्यूटी। ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स क्लोज टू 35% पूरे मार्केट को डोमिनेट करते हैं और इनकी कॉम्पिटिटिवनेस काफी बेहतरीन होगी। और इसमें टाइटन, सेंको, इनकी हमने पहले भी कई बार चर्चा की, बट अगर से आज हम मुझे देखना हो तो मुझे लगता है टाइटन एक बहुत अच्छा पिक मुझे नजर आता है। एज अ डिस्क्लोजर, दोनों ही स्टॉक टाइटन और सेंको हमारे पोर्टफोलियोज में है। टेक्निकली स्पीकिंग टाइटन में एक बहुत अच्छा बेस जो है वो 3700 के आसपास बन रहा है, और मेरा मानना है कि 4200 तक की एक अपसाइड टाइटन के स्टॉक में टेक्निकली देखने को नजर आ सकती है। सेकंड हाफ, जैसे हमने कहा कि ज्वेलरी डिमांड काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि शादियों का एक काफी सारे डेट्स इस समय पर है। एक हीट वेव का कंसर्न फर्स्ट हाफ में था, वो अब सेकंड हाफ में नहीं है। और इस ड्यूटी कट के बाद हमें लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स जो है उनको बेनिफिट मिलेगा, और वहां पर पे टाइटन, सेंको ये स्टॉक्स हमें पसंद आ रहे हैं। ओके तो टाइटन, सेंको, ये कुछ स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वोडाफोन आइडिया को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन और दूसरी कंपनियों की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कंपनियों के पास एजीआर का बकाया देने के अलावा अब कोई विकल्प बचा नहीं है। इस पूरी खबर पर डिटेल के लिए हमारे साथ दिल्ली से असीम मनचंदा जुड़ गए हैं। असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में एजीआर पर अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को उस वक्त कहा था कि आपको एजीआर की रकम चुकानी पड़ेगी। उसके बाद कंपनियों ने इसको लेकर के एक रिव्यू याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू याचिका को भी खारिज कर दिया था। उसके बाद पिछले साल कंपनियों ने एक क्यूरेटिव याचिका दायर की और कहा कि हम जो काफी सारे अर्थमेटिक एरर एजीआर के अंदर है, तो उसको हमको सुनाया जाना चाहिए और पूरे मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट के अंदर करनी चाहिए। 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इसकी मामले की सुनवाई 30 अगस्त को इन चैम्बर हम करेंगे। तो 30 अगस्त को सुनवाई हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ग्रोस इनजस्टिस हुआ और हम इसको क्यूरेटिव याचिका की सुनवाई करनी चाहिए। तो इसका यह मतलब है कि टेलीकॉम कंपनियों को अपना एजीआर का बकाया पूरा चुकाना पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनियों की लायबिलिटी 1,05,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठ रही है। इसमें वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी लायबिलिटी है, जो कि 17,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि एयरटेल की लायबिलिटी 35,000 करोड़ से लेकर के 40,000 करोड़ रुपए के बीच की है। तो अब विकल्प कंपनियों के पास कुछ ज्यादा बचते नहीं है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को पहले ही 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड दे रखा है। मोरेटोरियम पीरियड 2025 के अंदर खत्म हो रहा है। तो अब टेलीकॉम कंपनियों को ये सारा का सारा बकाया सरकार को आगे आकर चुकाना होगा। तो ये मेरा व्यू रहा है काफ़ी टाइम से कि अगर आपको इस इंडियन टेलीकॉम मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, भारती को चूज़ करें। देखिए, वोडाफोन आइडिया में 11 रुपये पे जब एफपीओ आया था तो एक व्यू था कि 11 रुपये का एफपीओ मिल रहा है, ले लें, और उसके बाद आपको अच्छे वो 11 रुपये वाला 17-18 रुपये हो गया। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया चलना बंद हो गया है, ठीक है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर लॉन्ग है। हम हर कोई ना लाइफ में एक्साइटमेंट चाहता है। भारतीय में किसी को पैसा नहीं बनाना, सबको आइडिया में पैसा बनाना है। ह्यूमन नेचर है कि मैं थोड़े से रिस्की स्टॉक में पैसा बनाऊंगा। वोडाफोन आइडिया में व्यू था एफपीओ में लेने का। एफपीओ में लेने वालों को पैसा बना, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। पिक्चर्स टेल अ स्टोरी। इससे बेटर स्टोरी नहीं हो सकती कि क्या इस समय टेलीकॉम स्पेस में हो रहा है। हर कोई
वोडाफोन आइडिया में घुसा हुआ है, हर कोई नेक तक लॉन्ग है वोडाफोन आइडिया में, जबकि दूसरी तरफ चल रहा है भारतीय एयरटेल, कंसिस्टेंटली वन वे भारतीय एयरटेल में रैली आ रही है। आइडिया में बहुत लोग फंस चुके हैं और आइडिया में, इसके लिए मैं इस चीज़ को मैं लेकर मैं खुश हूँ कि आइडिया में मैंने कभी लॉन्ग टर्म बाय की रिकमेंडेशन नहीं दी। अगर आपको टेलीकॉम में लॉन्ग रखना है और अगर पोजिशनल लॉन्ग रखना है तो वो भारतीय होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भारतीय एयरटेल में एक और बड़ी रैली होगी और वोडाफोन आइडिया में बहुत बड़ी जो डिक्लाइन आ रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है मार्केट का इसमें जो रिएक्शन है। सीएनबीसी आवाज पर लगातार हम आपको आगाह करते रहे कि वोडाफोन आइडिया से दूर रहें, इस स्टॉक में निवेश करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट प्ले आप करें, क्योंकि इस पूरी ही पॉकेट में अगर कोई सेफ स्टॉक है या कंपैरेटिवली बेटर प्लेस है तो भारतीय एयरटेल है। ओके, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं कहना भूल गया था। अब बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछना जेन्युइन भी है हर्षदा, कि क्या गोल्डमैन को पता था जो 2.5 का टारगेट लेकर आए, या क्या बहुत लोगों को पता था। देखिए सुप्रीम कोर्ट है, कोई मजाक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई किसी कॉर्पोरेट बोर्ड रूम की न्यूज़ लीक कर दी। तो मतलब देखिए देश में कुछ ना कुछ तो सैंक्टिटी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए। आपकी ये कहना कि क्या कई लोगों को पता था, ये कहना सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी पर सवाल उठाना होगा। और बहुत ही फ्रिवलेस स्टेटमेंट है। और वो एक बात बताऊँ मैं आपको, वो जो गोल्डमैन का 2.5 का टारगेट था ना, उसमें भी पहले भी उनका टारगेट 2-2.25 रुपये ही था, वो उसको उन्होंने सिर्फ हल्का सा रिविजिट किया था, वो किसी ने नहीं देखा, सब उस पर 2.5 रुपये पे लैच ऑन हो गए थे, हम भी उस पर ही लैच ऑन हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले उनका कोई 10 रुपये का टारगेट था जो उन्होंने 2.5 रुपये कर दिया था, वो शुरू से उनका वहीं के आसपास का टारगेट था। खैर एनीवे, अब जो भी है, अब आप सोचिए अगर आपने FPO पे लिया हुआ है 11 रुपये पे, 11 रुपये का अगर आपने FPO पे लिया हुआ है तो अब आप लॉस में। अब FPO इन्वेस्टर ने भी अगर नहीं बेचा तो वो लॉस में। और अब अगले 7-8 दिन में अगर ये जितना टाइम 11 के नीचे स्पेंड करेगा ना, उतना मुझे लग रहा है कि लोग पैनिक करेंगे और फिर उसको बेचेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर कोई प्ले बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन एक काम करते हैं, एक हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं। IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट बालाजी सुब्रमण्यन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालाजी गुड आफ्टरनून। बालाजी, कैसे देख रहे हैं आप इस न्यूज़ फ्लो को, और आइडिया और भारती के लिए किस तरीके से अब सिचुएशन प्लेस्ड है? गुड आफ्टरनून। ये अभी ये AGR क्यूरेटिव पिटीशन का अभी वो रिजेक्ट हो गया, तो इस हिसाब से मेरा एस्टिमेट है कि लगभग 5 रुपये पर शेयर का झटका हो गया, क्योंकि स्ट्रीट का बेसिक एक्सपेक्टेशन था कि उसमें कुछ रिलीफ मिलने वाला है। तो वोडाफोन का AGR लायबिलिटी है 70,000 करोड़ और 50% रिलीफ था वो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन। अब वो नहीं आने वाला है। अभी ये देखना चाहिए कि वोडाफोन ने FPO और प्रोमोटर से फंड रेज किया है और उन्होंने 20,000 करोड़ प्लस इक्विटी रेज तो उनका हो गया है। और उनका अगला स्टेप ये था कि वो डेट फंडिंग के लिए बैंक्स और दूसरे लेंडर्स से कॉन्वर्सेशन में थे, तो वो 25,000 करोड़ के लिए था। और अब ये देखना है कि ये लोन जो रेस कर रहे थे, अभी वो लोन आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी तो ये AGR न्यूज़ आ गया और लायबिलिटी भी कम होने वाला नहीं है। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट मॉनिटरेबल है, क्योंकि अगर वो लोन मिल जाता है तो फिर भी ठीक है। तो फ्यूचर में तो कैश फ्लो का इश्यूज थोड़ा ज़्यादा होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास वो जो लायबिलिटीज है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए करने का ऑप्शन है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉनिटरेबल ये है कि अगर ये बैंक्स अभी 25,000 करोड़ लेंड करने में कंफर्टेबल होंगे कि नहीं। तो बेसिकली गाड़ी जहां से चली थी वहीं पर आकर दोबारा खड़ी हो गई है, एंड आगे डेट रेस कर पाएंगे या नहीं, गवर्नमेंट को क्या कुछ और अपनी लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सवाल है। लेकिन
यही जो आज की डेवलपमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये भारती के लिए कैसे प्ले आउट होगी? जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि शायद कल सुबह में कई सारे लोग और आप भी शायद कहेंगे कि यहाँ पर एक मार्केट शेयर गेन होता हुआ दिखाई देगा। कितना मार्केट आपको लग रहा है भारती वाकई इस तरह की सिचुएशन जो क्राइसिस अब दोबारा वोडाफोन के सर पर आ गई है अपने नाम कर सकता है? अगर ये एजीआर क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट कर देते और भारती को भी रिलीफ मिलता तो उनको भी लगभग 18,000 करोड़ का बेनिफिट मिलता। लेकिन भारती में एक दूसरा एंगल भी है। तो अगर वोडाफोन फंड रेज नहीं कर पाता है और 4G नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है तो भारती का सब्सक्राइबर और रेवेन्यू मार्केट शेयर गेन कंटिन्यू होते जाएंगे। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि भारती के लिए ये न्यूट्रल या स्लाइटली पॉजिटिव काइंड ऑफ इवेंट है। लेकिन भारती का स्टॉक भी बहुत चल गया है तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ से दिखता नहीं है। लेकिन भारती इज मच बेटर प्लेस्ड कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया। अच्छा बालाजी, आपका एग्जैक्टली वोडाफोन पे व्यू क्या है? मतलब प्राइस टारगेट, एक तो आपका एफपीओ बायर भी लॉस में है, दूसरी बात ये जो आज का सेटबैक है, प्लस कंसिडरिंग फ्यूचर कैश फ्लोज, कंसिडरिंग ऑल, आपका वोडाफोन में प्राइस टारगेट क्या है? मेरा इससे पहले मेरा प्राइस टारगेट था 17 रुपये। अगर अभी एजीआर तो नहीं आने वाला है तो वो 12 रुपये बन जाएगा। और अगर वो डेट रेज नहीं कर पाता है तो स्टॉक 10 के नीचे भी जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि वो डेट रेज कर पाता है कि नहीं, वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बिल्कुल। तो अच्छा बालाजी, क्या इस लेवल पर भी लेकिन भारती एयरटेल लिया जा सकता है या ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली आ चुकी है? क्या अब ओवर प्राइस हो चुका है स्टॉक? भारतीय एयरटेल तो स्टेडी कंपाउंडिंग तो वो वो आएगा क्योंकि वो भी अभी रिलायंस जियो भी शायद उसका जियो प्लेटफॉर्म्स का लिस्टिंग करता है तो उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन रिलायंस जियो को मिलेगा उस हिसाब से भारती को भी थोड़ा री रेटिंग हो सकता है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि जो आसानी से पैसा बना सकते हैं वो अपॉर्चुनिटी भारती में भी चला गया क्योंकि अब तो अराउंड 1100-1200 ही था, अभी ऑलमोस्ट 1700 बन गया है वो। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए भारती बेस्ट सूटेड है। लेकिन बहुत ज्यादा नियर टर्म ट्रेडिंग गेन तो उतना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बालाजी शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो बालाजी कह रहे हैं कि अगर वो डेट कंपनी रेज कर पाती है तो वोडाफोन आपको 12 तक जाता दिखाई दे सकता है। अगर वो नहीं होता है तो 10 के नीचे डेफिनेटली जाएगा। भारती ऑफ कोर्स ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन में है लेकिन 1700 पर क्या आप खरीदेंगे इस समय, वो सवाल उठा रहे हैं। वहाँ पर एक्शन ज़रूर बना हुआ है, करीब 1% तक के गेंस। अच्छा, इस बीच आपके लिए मैं मिड कैप इंडेक्स रेस रखना चाहती हूँ क्योंकि निचले लेवल से थोड़ी सी रिवर्सल, ज़्यादा नहीं, अभी भी 900 पॉइंट नीचे आपको दिखाई देगा। लेकिन हमने इसे आज 4 डिजिट्स में स्लिप होते देखा है तो थोड़ा सा रिवर्सल आया ज़रूर है। कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहाँ पर इस घंटे दरअसल देखिए धीरे धीरे करके पोजीशंस लौट रही हैं। अनुज, एक डर था कि आईटी कंपनियों में एक बड़ा झटका लग सकता है। पिछले 10-15 मिनटों में अगर हम देखें तो HCL टेक, आपका विप्रो जैसे स्टॉक्स, आपके इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में धीरे धीरे करके निबलिंग शुरू हो गई है। क्या एक अपॉर्चुनिटी होगी इन द करंट लाइट ऑफ थिंग्स? क्योंकि जो फेड चेयर ने कहा है वो यही कह रहे हैं कि देखिए आगे 2 और शायद रेट कट्स आएंगे। बिल्कुल। और इन्फ्लेशन का इतनी बड़ी चिंता नहीं है जितनी पहले थी और रिसेशन में तो अब इकोनॉमी नहीं जा रही है। मैं एक्चुअली बहुत सरप्राइज हूँ कि निफ्टी आईटी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि कल ऑलरेडी गिर चुका था और एक्सेंचर के उस पूरे अपडेट का एक्सक्यूज़ लिया। आज सुबह शुरुआत अच्छी हुई लेकिन फिर कोलैप्स कर गया। इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में रखिए कि कल ये इंडेक्स ऑलरेडी गिर चुका था। देखिए हर्षदा, पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जिसमें निफ्टी आईटी ने 20 डेमा को ब्रीच किया है, लेकिन 20 और 50 डेमा के बीच का जो लेवल है वो नॉर्मली बाइंग का मौका होता है। 20 डेमा था इसका करीब 42,400 पर और 50 डेमा है इसका करीब 40,600 पर। तो अब आप ये मान के चलिए कि अब हम करीब मुझे लग रहा है और यहाँ से 1000-1500 पॉइंट अगर नीचे गिर जाए, इसका मतलब और अगर 3% के करीब की डिक्लाइन हो जाएगी तो वहाँ मुझे लग रहा है कि एक बॉटम बनेगा आईटी इंडेक्स में। मेरा व्यू अभी भी वही है जो सुबह था। मैं अपने व्यू हर घंटे नहीं बदलता हूँ। मेरा व्यू अभी भी वही है कि
इस साल आपको निफ्टी आईटी में जो शुरू से रखा हुआ है 25% से 30% आपका पोर्टफोलियो आईटी में होना चाहिए। जो फेड की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, अगर वाकई में उसी तरीके से प्ले आउट होता है कि इकोनॉमी स्ट्रांग रहे या रिसेशन में ना जाए और दूसरी तरफ रेट कट आते रहें, भले स्लो पेस पे आते रहें, तो वो आईटी के लिए बेस्ट केस सिनेरियो है। अब ठीक है, आईटी बहुत चल चुका था, आई थिंक ओवर ओन्ड था, मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग का एक ट्रिगर चाहिए था, मार्केट को मिल गया वो, इसके लिए शायद प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन व्यू अभी भी तक आईटी पर इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है मेरा। चलिए, क्योंकि ये फेड वाला मुद्दा छिड़ा है और आईटी के कॉन्टेक्स्ट में हम बातचीत कर रहे हैं, तो कल हम एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, अब उस रिपोर्ट के ऑथर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैपिटल माइंड के अनूप विजय कुमार। उन्होंने डिटेल में आपके सामने पेश किया है डेटा कि जब जब रेट एक्शन हुआ है उसके सामने भारतीय बाजार और खासतौर से निफ्टी ने किस तरह से रिएक्ट किया है। तो इनफैक्ट अनूप, आपके रिपोर्ट को कल भी हम रेफर कर रहे थे, 50 बेसिस पॉइंट का कट लगभग 10 दफा हुआ है पिछले 3 डेकेड्स में। एक औसतन निफ्टी ने किस तरह के रिटर्न दिए हैं, क्योंकि नॉर्मली हम यही देखते हैं कि वहां पर फेड क्या कर रहा है और फिर भारत में किस तरह का फ्लो आएगा, किस तरह का स्टांस निवेशकों का होना चाहिए इक्विटीज के प्रति। जी थैंक यू। सो हमारा मकसद यही था कि अगर इतिहास में देखें पिछले 30 साल में फेड ने क्या किया है, रेट चेंज किया है, बढ़ाया है, घटाया है, तो निफ्टी ने क्या किया है। तो हमने 30 साल तक का डेटा कलेक्ट किया। फेड ने लगभग 100 बार रेट बढ़ाया या घटाया है, उसमें से 50 बार घटाया, 50 बार बढ़ाया। ये मतलब रैंडमली नहीं करता है, साइकिल्स में करते हैं। और हमने देखा कि निफ्टी अगले दिन क्या करता है, तो हमने शॉर्ट टर्म में देखा और लॉन्गर टर्म में भी देखा। तो शॉर्ट टर्म में ऐसा है कि जब रेट कम हुआ है, जैसे कि 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो निफ्टी टिपिकली पॉजिटिव रहा है अगले दिन। और शॉर्ट टर्म में अगर रेट बढ़ाया है जैसे कि 25 या 50 बेसिस पॉइंट से, तो निफ्टी टिपिकली गिरता है। और ये लॉजिकल भी है कि अगर वॉरेन बफेट ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट का काम ऑलमोस्ट ग्रेविटी की तरह है ऑन एसेट प्राइसेस, कि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं उतना कम एसेट प्राइसेस होते हैं, एंड दी अदर वे अराउंड। तो वो हमने मतलब देखा है कि वो शॉर्ट टर्म में काम करता है। लेकिन अगर आप जूम आउट करें और देखें कि अगर 1990 से अब तक 12 साइकिल रह चुके हैं, जिसमें 6 में फेड ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए हैं और 6 में फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। कभी कभी मतलब 90 से लेके 94 तक फॉर एग्जांपल 5% से फेड ने रेट कम किया था 18 डिफरेंट चेंजेस के साथ। उतने में निफ्टी एक्चुअली 310% बढ़ा था। लेकिन सिमिलरली अगर आप देखो, अगर 2004 से 2007 फेड ने रेट्स बढ़ाए थे काफ़ी सिग्निफिकेंटली 4.25% से। उस टाइम पे भी निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था 202% का। तो अगर आप वैसे देखो तो ज़रूरी नहीं है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो मार्केट नेगेटिव रिटर्न देगा, या फिर अगर इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं तो मार्केट पॉजिटिव रिटर्न देगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एक वेरिएबल है। बिल्कुल। अनूप गुड आफ्टरनून। सॉरी मैं आपको थोड़ा यहाँ पर रोक रहा हूँ, क्योंकि वो आपका जो पूरा रिपोर्ट था उसमें मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग वही 2 डेटा पॉइंट्स लगे थे कि जब वो रेट कट साइकिल आई तब भी 4 साल में निफ्टी 300% भागा, और 3 साल में जब वो रेट हाइक साइकिल आई तब भी निफ्टी 210% भागा। तो क्या कोई और वेरिएबल देखा आपने जो उस समय ज़्यादा स्ट्रांग रहा हो? क्या इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ उस समय ज़्यादा स्ट्रांग थी, अर्निंग्स ग्रोथ ज़्यादा स्ट्रांग थी उन दोनों पीरियड्स में? 91 के बाद का पीरियड तो वी ऑल नो कि वो लिबरलाइजेशन के बाद का पीरियड था। क्या उसमें कुछ आपको समानता दिखी वहाँ पर? तो बेसिकली जब हमारे निफ्टी और कंपनीज के अर्निंग्स बढ़े हैं स्ट्रांगली एंड हमारा इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहा है, तो हमारे मार्केट ने सिग्निफिकेंटली स्ट्रांग रिटर्न्स दिए हैं। एंड अगर आप रेट्स कंपेयर करो तो इंडिया और यूएस के रेट्स में काफ़ी डिफरेंस रहा है। टिपिकली अगर आप 20 साल तक देखो तो लगभग 4% का डिफरेंस रहा है, जबकि इंडिया का रेट एवरेज ऑन एन एवरेज बेंचमार्क रेट 6% रहा है, जबकि यूएस फेड का रेट ऑलमोस्ट 1 या 2% रहा है। इसका सिंपल रीज़न ये है कि वहाँ का इन्फ्लेशन यहाँ से काफ़ी कम रहा है। लास्ट अगर कोविड के बाद से अगर आप देखो तो एक डिफरेंस ये आया है कि इन्फ्लेशन दोनों जगह पे आया है, एंड उस रीज़न की वजह से फेड ने काफ़ी कंसिस्टेंटली रेट्स बढ़ाए हैं अप टू 5.5%, जो कि अभी जाके वो कम करना शुरू किया है। तो अब अगर आप इंडिया और यूएस के रेट्स में देखो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट अबाउट
1 या 1.5% का, जो हिस्टोरिकली नहीं रहा है। तो सिंपल रीज़न ये है कि अगर आप यूएस इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है, इंडिया के कंपनीज अर्निंग्स स्ट्रांगली ग्रो करते हैं तो हमारा मार्केट डिलीवर करेगा। लेकिन अगर हमारे अर्निंग्स स्लो डाउन होते हैं तो वो मार्केट में भी दिखाई देगा। यही मेरा ओपिनियन है। अच्छा अनूप जी, थोड़ा सा मैं आपकी जो डेटा क्रंचिंग थी उसके कुछ और महत्वपूर्ण कारकों को समझना चाहूँगा। हर रेट कट के बाद भारत में जिस प्रकार की आई थिंक इक्विटीज़ ने बिहेव किया है उसके इंग्रेडिएंट्स को समझना चाहेंगे। मिड कैप्स में कितना स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया, स्मॉल कैप में कितना स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया, या फिर स्पेशली रेट सेंसिटिव्स में कितने बड़े मूव आए इन कट्स के बाद हिस्टोरिकली? तो जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो टिपिकली अक्रॉस द बोर्ड एक री रेटिंग या फिर एक चेंज होता है इन वैल्यूएशन लार्ज मिड और स्मॉल कैप्स में। लेकिन टिपिकली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, जबकि और यूएस फेड जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इन्वेस्टर्स के पास एक अच्छा ऑप्शन होता है रिस्क फ्री रिटर्न का, जिसकी वजह से टिपिकली मिड और स्मॉल कैप्स में ज़्यादा करेक्शन होता है जब रेट बढ़ते हैं। और जब रेट्स कम होते हैं तो टिपिकली मिड और स्मॉल कैप ज़्यादा ऊपर चढ़ते हैं, बिकॉज उनकी पोटेंशियल अर्निंग्स ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो उनके वैल्यूएशंस में दिखाई देती है। तो रेट सेंसिटिव में तो मैं ये नहीं मानता कि स्पेसिफिक सेक्टर्स ही रिएक्ट करेंगी इंटरेस्ट रेट चेंजेस में। हमने टिपिकली ये देखा है कि अगर रेट कम होती हैं तो बैंकिंग स्टॉक्स टिपिकली ज़्यादा काम करने लगती हैं और डिफेंसिव्स। अगर रेट बढ़ती हैं तो अगेन सेम थिंग, बैंकिंग स्टॉक्स डिक्लाइन कर दी हैं काफ़ी हद तक। लेकिन ये कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है। हमने ये देखा है कि अलग अलग फेजेस में डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट मार्केट कैप्स ने अलग बिहेव किया है। तो ये बोलना ज़रा मुश्किल है क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यूएशंस हर फेज़ में अलग रही हैं। तो अगर आप इंडिया को अभी देखो तो हमारे वैल्यूएशंस मिड कैप और स्मॉल कैप्स में काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, सब सेक्टर्स में नहीं लेकिन कुछ सेक्टर्स में। तो वहाँ से फ्यूचर रिटर्न का थोड़ा पोटेंशियल आई वुड थिंक कि थोड़ा कम है। लेकिन ऐसे भी सेक्टर हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी काफ़ी कम है। तो अगर रेट कट और होते हैं और इंडिया भी अगर रेट कट करता है तो पोटेंशियल है कि वो सेक्टर्स शायद अच्छा करने लगे ओवर द नेक्स्ट 6-12 मंथ्स। ओके अनूप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और यही उम्मीद करेंगे कि अब आप थोड़ा रेगुलर हो जाएं हमारे साथ CNBC आवाज़ पर और थोड़ी और आपसे रेगुलरली कुछ टॉपिक्स पर बातचीत हो, ये उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें, वो लेकर लौटते हैं। 4 का चौका लाइंड अप है, बिग मार्केट वॉइसेस और बहुत कुछ रिसर्च बेस्ड लिंक्स इस ब्रेक के बाद। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। आउट 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 प्लीज, अभी मत गिर गुरु। 6 more भाग और भाग। यस ब्रो, who are you supporting? I'm Neo Trading. Real action is happening in the stock markets. Download the Kotak Neo app and start Neo Trading. जो तेज हैं, वो आगे हैं. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मार्केट की पल्स पढ़नी हो या सॉल्व करनी हो स्टॉक से जुड़ी आपकी क्वेरीज, देखिए मार्केट आवर्स CNBC आवाज पर। ये ले, तू भी ले. No, just 20 more points. Yes, what a kill. Hey bro, combat trading? Nah, Neo Trading. Real action is happening in the stock markets. Download the Kotak Neo app and start Neo Trading. जो तेज हैं, वो आगे हैं. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
वेलकम बैक। और अब शुरुआत करेंगे हम चार का चौका की। पहले आपको सीक्वेंस बता देते हैं। शिल्पा जी के पास जाएंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद प्रशांत सावंत जी से FNO सुपरस्टार, कविता जैन जी से चार्ट का चमत्कार, और उसके बाद आशीष चतुर्मोता तैयार है मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी बताइए कौन सी ट्रेड पिक की आपने? जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन के लिए FMCG पैक से ही यूबीएल में काफ़ी टाइम से मैं रेकमेंड करती आई हूँ फॉर टारगेट्स ऑफ 2200। ऐसे मार्केट में भी बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है, तो मुझे लगता है एक दो दिन में ये 2200 तो डेफिनेटली आने वाला है। तो यहाँ पे 2160 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 27-28 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 16 रुपये का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 40 एंड 47। ओके, तो 2160 का कॉल 40 और 47 की तरफ बढ़ेगा, ये एक बाय साइड का कॉल है। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, बताइए FNO सुपरस्टार। जी वेरी गुड आफ्टरनून हर्षा जी, अनुज जी, वीरू जी एंड गुड आफ्टरनून द पैनल। तो यहाँ पे अगर हम अशोक लेलैंड की चार्ट को देखें, यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स यानी एक बिग वाली नजर आ रही है, बट अब हम एक बहुत अहम सपोर्ट पे आए। वो सपोर्ट दो तरीके से है। एक तो डेली चार्ट पे आपको गैप सपोर्ट नजर आएगा, और एक बड़ी टाइम फ्रेम पे यानी आप वीकली पे जाओ तो वो 20 दिनों के एवरेज पे आया है। तो यहाँ पे मैं एक बाय इनिशिएट करना चाहूंगा। 236 स्पॉट रेट चल रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से एक पोजिशनल अपमूव मिल सकती है। 231 231 स्पॉट ये स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहिए। टारगेट 1 आपको रखना होगा जो 20 दिनों के एवरेज है 250 250, और इसके ऊपर सस्टेन करें तो आपको 255 तक के लेवल भी मिल सकते हैं। बट 250 के हिसाब से भी ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है। सो अच्छा ट्रेड मुझे नजर आ रहा है अशोक लेलैंड में। ओके, अशोक लेन आपका बाय ट्रेड 236.50। अब चलते हैं कविता जी के पास चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। कविता जी आपका ट्रेड? या जी, सो कैश काउंटर होगा कल्याण ज्वेलर्स। मुझे लगता है आज इसने 10 EMA से दोबारा इतना एक अपसाइड मूव स्टार्ट किया है, और मुझे लगता है थोड़ा स्विंग ट्रेड के लिहाज से इस काउंटर को लेना चाहिए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 740 750 अंटिल ये काउंटर 682 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर बाय ट्रेड रख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आशीष चतुर्मोता के पास। आशीष गुड आफ्टरनून। आशीष आपकी ट्रेड? बिल्कुल, तो अनुज मुझे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की जो थीम है उसमें CDSL काफ़ी पसंद आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है, पहले भी इसकी चर्चा हालांकि हमने कई बार की और एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है। तो हमें लगता है कि CDSL एक बढ़िया बेनिफिशियरी रहेगा। एक तो अभी आप देखेंगे जो इंक्रीमेंटल डीमेट अकाउंट्स की जो ओपनिंग है वहां पर पे जो डिपॉजिटरी का बिजनेस है उसमें ऑलमोस्ट 80% प्लस मार्केट शेयर आज की डेट में CDSL का है। ऐसे तो डुओपोली मार्केट है जहाँ NSDL और CDSL है, पर आप देखेंगे ओवरऑल शेयर ऑफ CDSL का मोर देन 75% हो चुका है, और इंक्रीमेंटल जो ऑफ लेट लास्ट 1 ईयर का आप डेटा देखेंगे तो 80% प्लस शेयर CDSL के पास में है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि टेलविंड सेक्टर की जो मिल रही है वो उसका एक बेनिफिट तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ इंश्योरेंस रिपोजिटरी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर मैं देखता हूं, क्योंकि वहां पर पे आप देखेंगे तो CDSL का मार्केट शेयर 7% है, पर अगर से आप इंश्योरेंस रिपोजिटरी में जो डीमटेरियलाइजेशन हो रहा है पॉलिसीज का वो सिर्फ 2% पेनिट्रेशन के लेवल पे पहुंचा है। तो ये पेनिट्रेशन काफी बढ़ेगा, और क्योंकि उसमें एक लीडरशिप पोजीशन CDSL रखता है उसका भी एक बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है कि इस कंपनी को मिलेगा। साथ ही साथ जो PE VC अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर में काम कर रहे हैं वहां पर पे भी डीमटेरियलाइजेशन होना शुरू होगा, और IPOs तो आप देख ही रहे किस तरह से IPOs आ रहे हैं, और आने वाले समय में भी काफी लाइंड अप है। न्यू एज कंपनीज के काफी IPOs अगले साल में आने के लिए लाइंड अप है, तो उसका भी क्लियर बेनिफिशियरी CDSL रहेगा। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है टेक्निकली एक अच्छा बेस स्टॉक ने 1440 के आसपास बनाया है। ये बेस अगर से होल्ड करता है तो मैं समझता हूं 1800 रुपए तक की ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में CDSL के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। अगेन एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स PMS स्ट्रेटेजी में बना हुआ है। 1800 का टारगेट CDSL में। चलिए सारे ट्रेड्स में आपके लिए दोबारा से मेंशन कर देती हूँ। UBL 2160 का कॉल, पहला टारगेट 40 फिर 47 भी आ सकता है, 16 का स्टॉप लॉस रहेगा। प्रशांत को पसंद है अशोक लेलैंड, 250 से 255 के लेवल्स के लिए मौका है तेजी का, 231 स्टॉप लॉस। और कविता ने कहा कल्याण ज्वेलर्स में अच्छी खासी कमाई हो सकती है, 740 750 के लेवल्स के लिए 682 स्टॉप लॉस रहेगा। और CDSL वो एक ट्रेड है जो इस समय आशीष को पसंद आ रहा है मिड कैप फंडा के तौर पर, 1800 का टारगेट यहाँ पर आपका लगेगा। तो ये इनफैक्ट इस समय के ट्रेड्स। लेकिन नजरें इनफैक्ट भारत में बढ़ते ग्लोबल मार्केट्स के बीच भारत के वर्चस्व पर भी रहेगी। हमने कई सारे बदलावों की लगातार बात की है।
30 सितंबर से BL और ट्रेंट की निफ्टी में दरअसल एंट्री होगी। 23 सितंबर को फुट्सी में बदलाव लागू होते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ MSCI में वेटेज के मामले के लिहाज से देखें तो भारत चीन से आगे अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। MSCI इंडेक्स में भारत छठा अब सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। इन सारी चीज़ों पर हमारे साथ कंचन जुड़ गए। कंचन, पहले तो MSCI, क्योंकि हमने MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में देखा था किस तरह के चेंजेस रहे, मार्केट का वेट कितना बढ़ा और किन स्टॉक्स का वेट बढ़ा, लेकिन ग्लोबल इंडेक्स में अब MSCI क्या कह रहा है भारत के बारे में? जैसे कि आपने बताया कि ग्लोबली भी अब भारत ने कहीं ना कहीं चीन को पछाड़ दिया है। अगर विटेज की बात करी जाए तो इंडिया की जो विटेज है वो बढ़ के हो गई है 2.35% और ये चीन के मुकाबले 11 बेसिस पॉइंट ज्यादा है और इस टाइम पे जो चीन की विटेज है वो कहीं ना कहीं इंडिया से कम है। इसके पीछे के अगर रीजन की बात करी जाए तो वो सबसे पहला है हाई ग्रोथ रेट, स्टेबल गवर्नमेंट। जो इन्फ्लेशन में हमें एक रिडक्शन देखने को मिला है ये भी एक फैक्टर माना जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि जो इंडिया है वो अपने मार्केट शेयर को इसी तरीके से गेन करता रहेगा और जिसके पीछे का रीजन है मार्केट की आउट परफॉर्मेंस। जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में नए इशुएंस और साथ ही साथ लिक्विडिटी में जो इंप्रूवमेंट आया है। अगर MSCI इंडेक्स में सबसे पहले नंबर की बात करी जाए तो सबसे पहले नंबर में है US यानी कि 63.23% के साथ, उसके बाद है जापान, साथ ही साथ कनाडा, UK, कनाडा, फ्रांस और उसके बाद छठे नंबर पे अब नंबर आ गया है इंडिया यानी कि 2.35% और चाइना का जो नंबर है वो है 2.24% पर। ओके, तो ये इनफैक्ट वो आंकड़े ग्लोबल इंडेक्स में वेटेज कहाँ पर, हम अब छठे नंबर पर है और वो दिन दूर नहीं जहाँ पर हमारी रैंकिंग भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अच्छा, दूसरी चीज़ वो है फुट्सी और फुट्सी में देखिए 23 सितंबर यानी कि अगले हफ्ते कई सारे बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। कुछ स्टॉक्स की एंट्री होगी तो कुछ में कुछ एग्जिट करेंगे, लेकिन किस तरह के इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है और किन स्टॉक्स पर नजरें होनी चाहिए, क्या कह रही है रिपोर्ट्स? जी, तो फुट्सी में कल एक सेमी एनुअल रिव्यू होने वाला है और उम्मीदें जताई जा रही है कि इस रिव्यू के बाद इंडिया में $100 करोड़ का इन्फ्लो आ सकता है। अब कौन कौन से इंडेक्स शेयर्स है जहां पे हमें नजर रखनी चाहिए? सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र जहां पे करीबन 1.2 करोड़ का इन्फ्लो आ सकता है। भारत डायनामिक्स यहाँ पे हमें 1.9 CR, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एट द सेम टाइम 0.7, कोचीन शिपयार्ड में 3 करोड़ और इंश्योर टेक में करीबन 1.7 CR। इसके अलावा एस्कॉर्ट कबूटा में भी हमें करीबन 2.7 CR, GE TND इंडिया में 2.2 CR, हिताची इंडिया में भी करीबन 2.6 CR, हुडको में 2.9 CR और साथ ही साथ IRB इंफ्रा में 3.7 CR, KEI इंडस्ट्री में 5.3, लॉयड्स मेटल्स में 1.8। एट द सेम टाइम मोतीलाल ओसवाल फिनटेक में हमें करीबन 8 CR का इन्फ्लो आता हुआ दिखाई दे सकता है। इन टोटल अगर हम देखें तो ये 48 स्क्रिप्ट्स हैं। ओके, तो 48 स्क्रिप्ट्स में ये मनी फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई देगा और मेरी नज़र इनफैक्ट गई। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। KEI इंडस्ट्रीज जहां पर सबसे ज़्यादा फ्लो आएगा और उसके बाद ऑफ कोर्स आपका हिताची इंडिया, GE TND, एस्कॉर्ट्स कुबोटा जैसे काउंटर्स भी शामिल है। हुडको में भी लगभग 3 करोड़ तक, $3 करोड़ की बात हो रही है, सिर्फ 3 करोड़ नहीं, $3 करोड़ की बात हो रही है जहां पर वो फ्लो आता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट KEI इंडस्ट्रीज, और हमने काफ़ी इस केबल वायर बिजनेस पर पहले आपसे बातचीत की हुई है, आजकल खरीदा है क्या और स्टेक इस स्टॉक में या फिर बाकी केबल वायर बिजनेस में? आशीष चतुर्मोता। तो हर्षदा बिल्कुल, देखिए हमारा तो PMS में ये दोनों स्टॉक अपार और KEI, ये दो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में बने हुए हैं और हम अभी भी इस पे एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव व्यू रखते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि जो केपेक्स साइकिल इंडिया जिस दौर से गुजर रही है, आने वाले कई सालों तक ये केपेक्स बना रहेगा और उस केपेक्स का ऑलमोस्ट 5% जो बिजनेस है वो वायर्स एंड केबल्स बिजनेस होता है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि एक तो ये वायर्स एंड केबल्स काफी अच्छा करेंगे, साथ ही साथ पावर के अंदर में जिस तरह से गवर्नमेंट वो काफी फोकस कर रही है वहां पर पे पावर ट्रांसमिशन के अंदर में भी हमें काफी इनकी रिक्वायरमेंट आएगी। इसलिए आप देखते हैं अपार इंडस्ट्रीज जैसा स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली नए उच्चतम ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा है, तो हमें लगता है कि कोई भी डिप में अपार और KEI इंडस्ट्रीज ये स्टॉक डिप में हम इस पे बायर हैं और हमारा इस पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू काफी पॉजिटिव है। सो एज अ डिस्क्लोजर दोनों ही स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर बने हुए हैं। ओके, अपार और KEI इंडस्ट्रीज यहाँ पे आप आशीष चतुर्मोता जी के और उनके फंड में इंक्लूडेड हैं ये स्टॉक्स सुन रहे थे अभी। निफ्टी वहीं का वहीं है जहाँ पे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, लेकिन निफ्टी FMCG के कुछ कैंडिडेट्स को आप देखिए जरा प्लीज़, स्क्रीन पे दिखाइएगा डाबर को। डाबर की 670 की कॉल भी रखिएगा। शिल्पा जी, मैं इसके OI को पिछले 10 मिनटों से मॉनिटर कर रहा हूँ। डाबर अभी डे हाई पर आ गया है
और डे हाई के साथ साथ ये एक मेरे ख्याल से क्लियर कट एक स्विंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी की तरफ जाता हुआ 664.65, क्योंकि आपका यूबीएल पे भी व्यू था, मैं आपका व्यू यहाँ भी लेना चाहूँगा। ओआई ऑप्शंस को देखते हुए अभी आपका टेक डाबर पे क्या है मैम? जी बिल्कुल, यहाँ पे 670 तक का एक मूव हमने डाबर में देखा था अभी रिसेंट टाइम्स में, जिसके बाद थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो यहाँ पे लेकिन जिस तरह से आज मोमेंटम है, और क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा वॉलेटाइल होता भी है, तो ये सेक्टर एक सेफ हेवन है। तो यहाँ पे सारे स्क्रिप्ट्स हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो डाबर यहाँ से मुझे लगता है 680 से 700 720 जो इसके इनिशियल टारगेट्स हमने सेट किए थे वो बिल्कुल इंटैक्ट है। तो यहाँ पे 670 का कॉल ऑप्शन जो अभी रफली 6 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक दो दिन में इसमें अच्छा खासा मूव आना चाहिए, या आपको कल तक भी अच्छा मुझे लगता है गेन दे सकता है, जिसमें आपके यहाँ पे टारगेट्स जो 10 से लेके 13 तक में भी अगर आप देखेंगे 13 तक का भी एक स्विंग आपको मिल सकता है। एंड इन दिस केस डाबर कैन डू 680 to 685 ऑन इमीडिएट बेसिस। ओके, डाबर पर नज़र रखिए। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और स्टॉक जो आज सुबह से फोकस में है, निफ्टी का टॉप गेनर एनटीपीसी कंपनी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने आईपीओ की अर्जी सेबी में दे दी है। 10,000 करोड़ का हो सकता है इसका आईपीओ। यतिन से जानते हैं और डिटेल्स। यतिन, देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल कंपनी एनटीपीसी ग्रीन का आ रहा आईपीओ 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना के साथ एनटीपीसी ग्रीन ने अपने आरएचपी पेपर्स एक्सचेंजेस पे फाइल कर दिए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से एक पूरा फ्रेश इशू जो है वो बाजार में लाया जाएगा और शेयर होल्डर्स जो एनटीपीसी के उनके लिए भी एक कोटे का प्रावधान है। जहां तक कि आईपीओ यूटिलाइजेशन का सवाल है, लगभग 7,500 करोड़ 10,000 करोड़ में से कर्ज चुकाने में जाएंगे, बैलेंस शीट मजबूत करने में जाएंगे, और बैलेंस है जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में यूज करेगी कंपनी। ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो देखे कंपनी का तो 3,000 मेगावाट से ज़्यादा सोलार प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल है और 100 मेगावाट के कंपनी के विंड प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात कि लगभग 25,000 मेगावाट की कंपनी की तैयारी है प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने की। एमओयू स्टेज पे, कोई एग्जीक्यूशन स्टेज पे, कोई एलओआई स्टेज पे आपको दिखाई पड़ रहा है। अगले 3 साल का कंपनी का स्टेटेड टारगेट है लगभग 16,000 मेगावाट्स की कैपेसिटी को ऑपरेशनलाइज करना। लेकिन FY32 तक कंपनी की योजना है कि 60 गीगावाट तक सोलार और विंड प्रोजेक्ट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाए, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाए। जहां तक कि क्रिसिल का सवाल है, क्रिसिल को लगता है कि अगले 3 से 5 सालों में सोलार और विंड प्रोजेक्ट्स की ज़बरदस्त कैपेसिटी एडिशन हो सकती है। लगभग 250 गीगावाट यहाँ ऑपरेशनलाइज करने की योजना सरकार और सरकारी कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज से आती हुई नजर पड़ेगी, जहां एनटीपीसी ग्रीन एक बड़ा नाम उभर के आ रहा है। जहां तक कि कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटीज का सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त एबिटा मार्जिन के साथ कंपनी ने FY24 के रिजल्ट्स दिए। 2,000 करोड़ की लगभग आय और लगभग 1,750 करोड़ का एबिटा एनटीपीसी ग्रीन का FY24 में रहा। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय एनटीपीसी इस समय 2.5% ऊपर, लेकिन डे हाई से थोड़ा फिसला, थोड़ा लॉजिकल भी था वो। आशीष चतुर्मोहता, आपके पोर्टफोलियो में है क्या? बिल्कुल अनुज, तो ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, इनफैक्ट कल के भी सेशन में हमने इसकी सुबह जो डिस्कशन भी किया था एज अ टॉपिक के तौर पे, और ये हमारा एक हैवी वेट स्टॉक है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में। हमारा ये मानना है कि जिस तरह से एक तो ये फॉसिल फ्यूल के अंदर में तो ऑब्वियसली बड़ा प्लेयर था ही, पर अब जिस तरह से ये ट्रांजिशन अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी में कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 30 गीगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल में क्रिएट करने की तैयारी कर रहे हैं, और अब इस आईपीओ के आने के बाद एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग हमें यहाँ देखने को मिलेगी। तो हमारा तो मानना है कि स्टॉक टेक्निकली भी बहुत ही बेहतरीन है। 480-500 की ट्रेजेक्ट्री आने वाले लंबे समय में स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आएगी। तो वी कंटिन्यू टू होल्ड और रिमेन पॉजिटिव इन द स्टॉक। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है हमें। उसके बाद जो अमेरिका में रेट कट हुआ वो हुआ, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में इतनी शार्प प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई, खासतौर से मिड कैप्स में, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड CIO गुरमीत चड्ढा अब हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं एक बातचीत। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। 10 रुपये पे वोडाफोन आइडिया लिया जाए क्या, या छोड़ दें? अनुज, आप अगर रिमेंबर करेंगे, मैं
हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं कि हम कई बार ये टर्न अराउंड स्टोरीज के उसमें जो सामने बड़ा क्लियर विनर था भारती, और जो सारा टेलीकॉम वैल्यू चेन में मूवमेंट आई, चाहे वो तेजस है, चाहे टाटा कम्युनिकेशन है, चाहे और भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है, उसको मिस कर जाते हैं। मुझे लगता है कई बार ये 10-15 रुपए का जो शेयर प्राइस होता है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स को एंटाइज करता है कि शायद ये जल्दी हो जाएगा। और ये क्लासिक केस है, और मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि चलिए अभी तो एजीआर जो जो उनका क्यूरेटिव प्ली था वो रिजेक्ट हुआ है, और वो 70,000 करोड़ के आसपास का इम्पैक्ट है। बट आप उसके अलावा भी देखिए, तो जो हम फ्री कैश फ्लो प्रोजेक्शन करते हैं, किसी हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो 2028-29 तक भी फ्री कैश फ्लो विजिबल नहीं आ रहा था। तो एक केस था सर्वाइवरशिप का, जो मुझे लगता है वोडाफोन शायद वो स्टेज शायद शायद सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहता है कि टू प्लेयर हो टेलीकॉम जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में। बट एक इन्वेस्टमेंट केस जो होता है, मुझे लगता है वो अभी भी नहीं है, अनलेस कोई बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर आता है और सिग्निफिकेंट, मैं वर्ड सिग्निफिकेंट यूज करूंगा यहाँ पे, कैपिटल इन्फ्यूजन करता है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि और बेटर प्लेयर, जियो का भी आईपीओ ड्यू है पूरे वैल्यू चेन में। और डेट के अलावा अनुज मार्केट शेयर कंटिन्यूसली लूज कर रहे हैं। मर्जर के टाइम 40 करोड़ सब्सक्राइबर थे, आधे हो गए हैं वहां से। और ये चिकन एक सिचुएशन है, आपको आप केपेक्स कर नहीं पा रहे हैं, मार्केट 5G में है, कल को 6G में जाएगा, आप डेट सर्विस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप कस्टमर लूज करेंगे, और जब तक कस्टमर ऐड नहीं होंगे आरपू बढ़ेगा नहीं। तो ये एक बड़ा वर्चुअल सर्कल है, और ये तभी टूट सकता है जब एक सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्फ्यूजन आए, जो हमें हर बार लगता है कुछ आएगा, बट आता दिखता नहीं। गुरमीत, ऑफ कोर्स ये तो एक बड़ा डिलेमा है, क्योंकि कई सारे लोग इस टर्न अराउंड स्टोरी पर ही होप कर रहे थे और वो होता नहीं दिखाई दे रहा है। जस्ट टफ लक। जिस टर्न अराउंड का इंतजार लेकिन मार्केट्स कर रहे थे, वो रेट कट साइकिल का था, वो आ चुका 50 बेसिस पॉइंट, जहां पर हम सब ने इसकी खूब चर्चा की है। 25 से ही हम अपने आप को खुश रखना चाह रहे थे, लेकिन ये 50 बेसिस पॉइंट के आगे मार्केट्स के लिए मायने क्या रहेंगे? आज कल में जो हुआ सो हुआ, लेकिन लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में यहां से अब साल के अंत तक किस तरह का रुझान इक्विटी की तरफ बढ़ सकता है भारत में और ग्लोबली? इसके दो पहलू हैं, एक यूएस मार्केट्स को लेके, इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया है। यूएस का बॉन्ड मार्केट ये कह रहा है कि शायद रिसेशन आने वाला है या सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। अगर आप 10 ईयर की यील्ड देखें, बॉन्ड यील्ड कर्व की जो स्टीपनिंग है वो देखें। इक्विटी मार्केट ये कह रहा है कि ये तो रेट कट जो है से ये टेलविंड की तरह है, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेटर होगी। तो थोड़ा सा दोनों में जो है डाइकोटमी है। यूजली बॉन्ड मार्केट ज्यादा रैशनल होता है। मेरा मेरा ये मानना है कि यूएस इकोनॉमी में थोड़ा परेशानी आएगी, जिससे, और हमने पहले भी चर्चा की है, $35 ट्रिलियन डेट अगर है, और आप इतनी रिस्ट्रिक्टिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रखेंगे और इतने लंबे समय तक रखेंगे, उसके सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट आएंगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेड तैयार है, और वो अपनी बैलेंस शीट को भी यूज करेगा अगर कोई एनपीए प्रॉब्लम बढ़ती है। कमर्शियल रियल एस्टेट में बहुत प्रॉब्लम है, क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो में बैंक्स में प्रॉब्लम है, स्टूडेंट लोन पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको एसेट परचेज प्रोग्राम भी बैलेंस शीट में शायद फ्यूचर में देखने को मिले। तो थोड़ा सा हो सकता है एक सॉफ्ट लैंडिंग या जो स्लो डाउन है हमें यूएस में देखने को मिले। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए मुझे अच्छा लगा, अभी थोड़ा इमीडिएट रिएक्शन है, वो हमेशा बाय द न्यूज बोलते हैं, और बाय द र्यूमर और सेल द न्यूज बोलते हैं। मुझे लगता है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है। हमारी भी बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है, क्रूड प्राइसेस नीचे है, इंडिया का मैक्रो सेटअप बहुत अच्छा है, दोनों डिफिसिट जो है उसके लिए अच्छा है ये। और इंडिया में इश्यू लिक्विडिटी का ज्यादा है, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ इतनी अनीमिक रही है, आरबीआई शायद इमीडिएटली कुछ ना करे, बट ये फाइनेंशियल्स के लिए बहुत अच्छा है। आप देखिए 10 ईयर यील्ड में आप पिछले 6 महीने में देखेंगे तो 30-40 पैसे से सॉफ्टन हुआ है। बैंक को ट्रेजरी गेन्स आएंगे उनके इन्वेस्टमेंट साइड पे। निफ्स मुझे लगता है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे वहां उस पर एक थोड़ा सा फुल स्टॉप लगेगा। और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए लो इंटरेस्ट रेट इंडिया में, मुझे लगता है इंडिया में 6.5% थोड़ा ज्यादा है, इन्फ्लेशन 3.5%। और अगर आप कोर इन्फ्लेशन देखें जो -2 और फ्यूल बोलते हैं अच्छी है, तो हमारा पोजिशनिंग थोड़ा सा रेट सेंसिटिव की तरफ जा रहा है। और हम फाइनेंशियल्स है, जो सिक्लिकल्स है वहाँ एक्सपोजर ले रहे हैं, एफएमसीजी की तरफ एक्सपोजर ले रहे हैं। और दूसरा, मैं कमोडिटीज को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। जब भी इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, स्टिमुलस आया है, ये कमोडिटी के लिए अच्छा है। और एक ये सेंचुरी ओल्ड ट्रेड है, वीक डॉलर स्ट्रॉन्ग कमोडिटी वाला। मुझे लगता है वहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, और थोड़ा सा टैक्टिकली हम कमोडिटी प्ले भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा मल्टी एसेट अप्रोच ले रहे हैं,
अच्छा पैसा बनाया है इक्विटी ने, बट अभी अगर आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे बॉन्ड्स में, कमोडिटीज में, इक्विटी में, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा अगले 6 महीने साल के लिए। अच्छा गुरमीत, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र बोल रहा हूँ स्टूडियोज से। ये बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग, यूएस में फेड द्वारा रेट कट, इस बीच शोरगुल के बीच में एक प्राइस सेक्शन को अगर आप और समझें बहुत बारीकी से, तो वो है बैंक निफ्टी एंड विद इन बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक्स। HDFC बैंक इस दौर के हाई पे, ICICI बैंक एट ऑल टाइम हाई, कोटक पार्टिसिपेटिंग फाइनली। प्राइवेट बैंक्स पे अपने विनिंग ट्रेड्स पे या फिर एटलीस्ट इस प्राइस पे कुछ एडिशन बनता है क्या? मतलब आप समझिए 4 महीने बिल्कुल साइडवेज रही है बैंक्स। नहीं, बिल्कुल बनता है, और मैं बहुत टाइम से बात बोल रहा हूँ। आप देखिए, अगर आप निफ्टी का फॉरवर्ड पी 20 दिखता है, लेकिन अगर आप बैंक्स को हटा देंगे तो शायद वो 24 से 25 है, क्योंकि बैंक्स रीजनेबली है। जैसे HDFC 15-16 टाइम पे है, ICICI भी काफी लंबी रेंज में कंसोलिडेट किया है, 1100-1200 कल नया हाई बनाया उन्होंने। तो मुझे लगता है क्वालिटी की तरफ थोड़ा सा, जब भी इन्वायरमेंट अनसर्टन होता है, वैल्यूएशंस स्ट्रेच हो जाती हैं, थोड़ा भी कंसर्न लगने लगता है, थोड़ा सा क्वालिटी की तरफ होता है। पिछला 2-3 साल पूरा वैल्यू का रहा है, अंडर वैल्यूड उसका रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे। अब जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे और वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, तो वापस से क्वालिटी की तरफ जाएगा। और वो खाली प्राइवेट बैंक नहीं होगा, वो आपको FMCG में भी देखने को मिलेगा, सिलेक्टिवली IT में भी देखने को मिलेगा, जैसे TCS है। अभी शायद इमीडिएटली ना देखे, क्योंकि वो थोड़ा सा IT की पोजीशनिंग नेगेटिव है, बट ये आपको क्वालिटी में माइग्रेशन थोड़ा सा देखने को मिलेगा, जो अच्छी कंज्यूमर कंपनीज है, अच्छे बैंक्स हैं। और आप बैंक में, मुझे ऐसा लगता है कुछ बैंक्स अभी भी बुक वैल्यू पे है। फेडरल बैंक बुक वैल्यू पे है 1.1, 1.2, SBI बुक वैल्यू पे है, RBL बिलो बुक वैल्यू है 0.7, 0.8 बुक वैल्यू है। HDFC शायद पिछले 15-20 सालों में, मैं तो चर्चा करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि 3 साल से कुछ हो नहीं रहा है, तो वो भी अपने आप देखेंगे हिस्टोरिकल लो पे है। आप बजाज हाउसिंग को 8, 7, 8 का प्राइस बुक देते हैं, और HDFC ने जब हाउसिंग फाइनेंस को मर्ज किया, तो उसको आपने डी रेट कर दिया, उसको आप 2-2.5 का बुक वैल्यू देते हैं। तो बाजार का अपना तरीका है, और रोटेशन के जब होगा, तो मुझे लगता है ये जो एक्सेस है वो करेक्ट होगा। ओके, गुरमीत, 2 स्टॉक्स, ओला इलेक्ट्रिक और बजाज हाउसिंग, अगर दोनों पर व्यू दे सकें अपना। अनुज, मैं अवॉइड करूंगा दोनों को। ओला इलेक्ट्रिक से, जैसे मैंने पहले भी बोला, मेरा थोड़ा सा जो झुकाव है वो 2 व्हीलर OEMs पे, जो ट्रेडिशनल है, उन पे ज्यादा है। अगर आप बजाज चेतक देखें, उनका ऑलरेडी जो EV पोर्टफोलियो है वो 12,000 यूनिट कर रहे हैं ऑलरेडी अब चेतक का। iQube 16-18 हजार के रन रेट पे पहुंच गया है, और ओला जो है करीबन 30,000 पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा समय लगेगा, और थोड़ा कैश बर्न और होगा इस स्पेस में। और थोड़ा सा मैं पूरा EV के प्रोस्पेक्ट्स को लेके 2 व्हीलर स्पेस में बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ। तो मुझे लगता है ये हाइब्रिड स्पेस रहेगा, फ्लेक्स इंजन भी है, IC इंजन भी है, और आपका EV पोर्टफोलियो भी है। और ओवरऑल जब रूरल रिकवरी जो हम देखने को हमें मिल रहा है, फेस्टिव सीजन है आगे, कैश ट्रांसफर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, तो मेरा झुकाव TVS और बजाज पे ज्यादा है अभी। कैश रिच कंपनीज हैं, और वो कैश बर्न कर सकती है नए पोर्टफोलियो में, डिस्ट्रीब्यूशन रीच है। मैं इंडिया में थोड़ा EV इको सिस्टम बनता देखना चाहूंगा, चाहे वो बैटरी सेल्स हैं, चाहे ओवरऑल जो इको सिस्टम है जैसा चाइना में, तब वो स्टेज होगा। अदरवाइज एडॉप्शन अभी बहुत स्लो है। और बजाज हाउसिंग की मैं बात करूं, बाकी हाउसिंग कंपनीज आपको PNB हाउसिंग 1.5 के आसपास, 1.4 के आसपास बुक पे मिलती है। 98% पोर्टफोलियो रिटेल में है। होम फर्स्ट है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, मतलब, और उनका टिकट साइज जो है वो थोड़ा सा 10 लाख के आसपास है, और बहुत अच्छी पेडिग्री की टीम है। अभी उसने थोड़ा सा मूव भी किया है जब बजाज हाउसिंग ने चेक किया, और बेस्ट ROA और रिटर्न रेशियोज हैं उसके हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में। थोड़ा सा मैं गोल्ड बेस्ड NBFCs को भी देखना चाहूंगा। गोल्ड में मैं काफी पॉजिटिव हूँ, और गोल्ड प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, और इस समय क्रेडिट कॉस्ट कम होती है, और NPS कम होते हैं स्पेस में, और गेन्स भी देखने को मिलेंगे। तो मेरा झुकाव थोड़ा बाकी NBFCs पे ज्यादा हो। अच्छे स्टॉक को अगर आप बहुत हाई वैल्यूएशन पे लेंगे, तो नियर टर्म डिसअपॉइंटमेंट होगा, वो चाहे बजाज हाउसिंग हो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे एशियन पेंट्स हो, कोई भी हो। ये मार्केट ने हमें सिखाया है। तो टाटा टेक्नोलॉजी में आप देखिए, IPO आया था, आपने ही चर्चा की थी, डबल हुआ था, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ एक साथ। तो वैल्यूएशंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से इस बाजार में, जब आप मार्केट हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। गुरमीत, एक और स्टॉक जो इनफैक्ट पिछले 1 साल में 54-55% के रिटर्न्स दे चुका है, इन्फो एज,
और मेरे को याद है मई के महीने जब वो करेक्शन शुरू हुआ था तो तब सबको लगा था कि ये फिर से गाड़ी थोड़ी धीमी चलेगी, लेकिन आज 7,800 900 तक के लेवल्स जो इसने हासिल किए एक्स ऑफ जोमेटो एंड पीबी फिनटेक में जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स है, कैसे वैल्यू कर रहे हैं इस बिजनेस को? इसके दो तरीके हैं वैल्यू करने के। एक तो ये प्ले है इंडिया के न्यू एज जो स्टार्टअप इकोसिस्टम पे, जैसा आपने चर्चा की जोमेटो और पॉलिसी बाजार की मूवमेंट के बाद इस पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। दूसरा जो उनका कोर बिजनेस है, जो रिक्रूटमेंट है, नौकरी है, वो उसमें अच्छा अपटिक देखने को मिला हमें पिछले 2 क्वार्टर में। और जहां वो थोड़ा लीक कर रहे थे, जो उनका मैट्रिमनी है और एजुकेशनल पोर्टल है, वहां भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। तो आप एक तरफ लीक कम कर रहे हैं, कोर पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है, और आपके जो स्टार्टअप्स और न्यू एज इन्वेस्टमेंट से उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको ये प्ले करना है तो मैं इंडिविजुअली प्ले करना चाहूंगा। हमारे पोर्टफोलियो में जोमेटो और पीबी फिनटेक दोनों है। मैं जोमेटो को लेके बहुत गंभीर हूं। अभी स्विगी का भी अनलिस्टेड स्पेस बहुत हॉट है इस टाइम। 350-360 रुपए के आसपास काफी डील्स हुई है। काफी फैमिली ऑफिसेज ने, कॉर्पोरेट ट्रेजरीज ने स्विगी अनलिस्टेड में लिया है। और मुझे लगता है कि ब्लिंकिट क्लियर लीडर होगा ई कॉमर्स में। आज 1,000 करोड़ है क्वार्टर का। अगर कैपिटल एलोकेशन अच्छा रहा, प्रूडेंट रहे, और थोड़ा वैल्यू चेन माइग्रेशन अच्छा किया, अपसेल किया, तो ये नंबर 5,000 करोड़ भी हो सकता है, 10,000 करोड़ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है इंडिया का पहला क्विक कॉमर्स प्योर ई कॉमर्स प्ले जोमेटो के थ्रू हमें देखने को मिलेगा। और टिकटिंग एक्विजिशन भी अच्छा है। तो हम जोमेटो और पीबी फिनटेक में ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहेंगे वर्सेस एक होल्डिंग कंपनी के थ्रू खेलने में। हाँ, 4-5 हजार का जब था तो थोड़ा सा मुझे लगता है जब मार्केट अप्रिशिएट नहीं कर रहा था और जोमेटो भी ट्रबल में था, तब शायद अच्छा मौका था लेने का। इस वैल्यूएशन पे शायद मैं ऐड नहीं करूँ। ओके अच्छा, एक जब वैल्यूएशंस की बात हो ही रही है यहाँ पे गुरमीत, तो वोल्टास और हेवल्स अपने आई थिंक सबसे करियर के स्ट्रॉन्ग और वर्टिकल 8 या 9 महीने देखने के बाद क्या ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रेजेक्टरी में चले गए हैं, और या फिर इस बार की क्वार्टरली अर्निंग्स आप देखना चाहेंगे? आपका व्यू इन दोनों स्टॉक्स पे? एक्सपेंसिव है, मैं एग्री करता हूँ। वोल्टास में एक्सपेंसिव इसलिए भी बोलूंगा कि अर्निंग ग्रोथ नहीं हुई। अगर आप यही 3 डिजिट में अवेलेबल था 3-4-5 साल, कुछ नहीं हुआ वोडाफोन में, क्योंकि जो उनका ईएमएस पोर्टफोलियो था, जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स वाला पोर्टफोलियो है, वो कंटिन्यूसली परेशानी दे रहा था। और मुझे लगता नहीं है वो प्रॉब्लम अभी भी दूर हुई है। और उनका मार्केट शेयर इरोजन हुआ थोड़ा सा, जो रेजिडेंशियल यूनिट्स है उसमें 26 से नीचे आया, 23-24% आया। तो मैं देखना चाहूंगा ये जो सीजन गया है जिसमें ही सारा था, कैसे कैसे नतीजे आते हैं, मार्केट शेयर मेंटेन करते हैं, उसके बाद शायद कॉल लूंगा क्या अर्निंग में रिकवरी होती है। बट मैं अग्री करता हूँ कि दोनों स्टॉक्स एक्सपेंसिव है। हमारा झुकाव थोड़ा सा कंज्यूमर प्लस इंफ्रा इंडस्ट्रियल पे दोनों पे है। तो हमें केआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ दिखती है अगर मैं आगे की बात करूँ। हालांकि चीप वो भी नहीं है। और थोड़े से जो बाकी बिल्डिंग होम इम्प्रूवमेंट नेम्स है, जहाँ पे क्योंकि बहुत सारी इन्वेंट्री अब रेडी हो रही है, तो होम इम्प्रूवमेंट प्ले बहुत अच्छा होगा। तो उसमें सेंचुरी है जिसमें रियल एस्टेट प्ले भी है, कजारिया है, थोड़े सैनिटरी मेकर्स है। वहां पे हमारा थोड़ा सा झुकाव ज्यादा है होम इम्प्रूवमेंट पे वर्सेस हैवेल्स और वोल्टास। ओके तो कुछ महंगे काउंटर्स की हमने बात की, लेकिन अपॉर्चुनिटीज उन महंगे के सामने दूसरे काउंटर्स की भी है। गुरमीत, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। मार्केट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अगर आप निफ्टी को देख रहे हैं तो आपको लगेगा ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, वही का वही है 25,416 के आसपास। निफ्टी बैंक अब 300 पॉइंट ऊपर 53,000 के ऊपर निकलता हुआ। लेकिन जो बड़ा मूव आ रहा है, जो बड़ा रिवर्सल आ रहा है, वो मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। अनुज, कार्यक्रम की शुरुआत हमने आई थिंक 1000 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान के साथ की थी और अब 400 पॉइंट ही नीचे रह गया है। लगभग 600 पॉइंट की रिकवरी मिड कैप्स में। क्या ये वो साइन है जिसका इंतजार हम कर रहे थे? मैं बिल्कुल, और क्लोज अच्छी है। मैं तो कहूँगा निफ्टी की भी क्लोज अच्छी है। अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो अब आप लॉन्ग कैरी करके जाएं। निफ्टी ने हमारे उस लेवल को नहीं ब्रीच किया जो हम बात कर रहे थे। 24,250 निफ्टी दिखाइए प्लीज़। 24,250 की बात हो रही थी। 24,250 के उस लेवल को हमने 25,250 उसको ब्रीच नहीं किया हमने। 25,376 तक गए, वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर भी आई। अब देखिए, ये एक रिस्क है। एक रिस्क ये है कि आज जो हुआ है वो प्रॉफिट बुकिंग है। क्या यूएस में भी ये हो सकता है? आपको फ्यूचर्स बता रहे हैं हम ऊपर खुलेंगे, लेकिन क्या यूएस में भी रिवर्सल आ सकता है? उसमें एक चीज़ जोड़ दीजिए, यूएस में ऑलरेडी रिवर्सल आ चुका था। यूएस में कल रात को वो प्रॉफिट बुकिंग का मूव मेरे ख्याल से आ चुका है। आज यूएस में शायद एक और मैच्योर मूव आने की तैयारी हो रही है। तो हश्ता पॉसिबल है
ये क्लोज मार्केट की बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। और मेरा तो ये मानना है, एक बार जरा साइड पर बैंक निफ्टी रखिए। अब बैंक निफ्टी की जो आज की क्लोज़ है, मेरे ख्याल से ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और अगर निफ्टी बैंक की क्लोज़ देखें अगर सिर्फ क्लोज़ टू क्लोज़ बेसिस पर, तो ये शायद अब तक की हाईएस्ट जो क्लोज़ थी उससे सेकेंड बस थर्ड हाईएस्ट क्लोज़ है। इससे ऊपर बैंक निफ्टी सिर्फ 2 बार बंद हुआ है। दोनों के दोनों मौके जुलाई में थे, 3 जुलाई को और 4 जुलाई को, बस वो थे। उसके बाद से बैंक निफ्टी ने कभी 53,000 से ऊपर का क्लोज़ नहीं दिया है। तो आज बैंक निफ्टी की क्लोज़ बहुत अच्छी है। बाकी का जो बचा खुचा काम है 50 ऑल टाइम हाई हिट करने का, जो 1 डेसिमल पॉइंट से रह गया आज, वो उसको मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी कल शायद पूरा कर देगा। तो कल आपका बैंक निफ्टी में, कल नहीं भी होगा तो एक्सपायरी वीक में हो जाना चाहिए। वेंसडे को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। आज का हाई 53,353 था, हमारा हाई 53,357 है। आई थिंक वो शायद हो जाना चाहिए। कैरी करें और बैंक निफ्टी कैरी करें। निफ्टी आईटी की वजह से शायद निफ्टी में अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे क्लीन प्ले काफ़ी टाइम से दिख रहा है। और आज बैंक निफ्टी की क्लोज़ बहुत अच्छी है। बैंक निफ्टी में कैरी करें। बैंक निफ्टी में एक और एडवांटेज मिलती है एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक में बॉटम बन चुका है, वहाँ पर बाइंग आ रही है, तो बिल्कुल। और जिस तरीके से मिड कैप रिकवर हुए, शानदार रिकवरी है वहाँ भी, बहुत ही तगड़ी रिकवरी। शानदार क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए, और बैंकिंग काउंटर्स पर ज़्यादा भरोसा, वो निफ्टी बैंक वाला ट्रेड आराम से आप कैरी कर सकते हैं। और निफ्टी भी इनफैक्ट अब 50 पॉइंट ऊपर आ चुका है। चलिए, इस रिवर्सल के बीच जो हम लगभग 1000 पॉइंट की रिकवरी देख रहे हैं डे लो से, मिड कैप्स में स्पेशली, डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स को लेकर चर्चा हो रही है? यतन हमारे साथ है, बताइए। गुड आफ्टरनून अर्शदा। और 2 स्टॉक्स और डीलर्स ज़्यादा करके अब थोड़ी बहुत फोकसिंग लार्ज कैप स्टॉक्स पे कर रहे हैं। उनमें अशोक लेलैंड एक स्टॉक है जहां काफ़ी सारी लॉन्ग पोजीशंस आज बनती हुई नज़र पड़ रही हैं वॉलेटाइल मार्केट के बावजूद। डीलर्स को लगता है यहाँ एक बीटीएसटी की रणनीति कर सकते हैं। 245 और 250 तक के भी टारगेट्स डीलर्स को लगता है यहाँ 1-2 दिनों के मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से आ सकते हैं। और फ्रेश बाइंग आपको एफआई डेस्क पे और सितंबर सीरीज़ में देखने को मिल रही है अशोक लेलैंड में। इसके अलावा पिडिलाइट क्रूड के फॉल का एक बेनिफिशियरी, और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ आपको 3300 से 3325 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं हायर साइड पे। तो पोजिशनल यहाँ डीलर्स खरीदारी करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो दोनों ही अशोक लेलैंड और पिडिलाइट आज बाय कॉल्स आ रहे हैं डीलर्स की तरफ। ओके, दोनों पर बाय कॉल डीलर्स की तरफ से। यतिन शुक्रिया। चलिए अब बीटीएसटी या एसटीबीटी टाइम। गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? कल के लिए मेरे ख्याल से होना चाहिए इंडियन होटल, सेफ बेट। ट्रेड करा 8692, ये 700 पार कर लेगा, स्टॉप होगा 685 इंडियन होटल। 700 के पार जाता हुआ इंडियन होटल बाय कॉल। शिल्पा जी, आपका ट्रेड? जी हर्षदा जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे आई स्टिल गो विथ नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन अच्छा दे रहा है रिवर्सल, इट हैज़ ऑल्सो कम अप बहुत अच्छे से। तो ये कल तक के लिए मुझे लगता है यहाँ पे 3300 लेवल्स का आनी चाहिए। तो आई स्टिक विथ नवीन फ्लोरिन। ओके, नवीन फ्लोरिन आपका बाय ट्रेड है एट 3237। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड वीरेन जी जुबिलेंट फूड होगा। जुबिलेंट फूड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही था। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। जुबिलेंट फूड में स्टॉप लॉस लगाएंगे 684 का, और टारगेट सेट करेंगे 715 रुपए, 715 के। ओके, प्रशांत जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी मुझे एयू बैंक काफी अच्छा लगा है। क्लोजिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे 750 के ऊपर। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 740 और लॉन्ग जाऊंगा। टारगेट मेरा होगा 775, 775। कविता जी, बताइए आपका ट्रेड। तो अपोलो टायर्स पर होगा हमारा ट्रेड। 530, 532 के प्राइस टारगेट के लिए अपोलो टायर लेकर जा सकते हैं। 505 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, अपोलो टायर से बाय ट्रेड आपका 518 पे। रुचित, आपका ट्रेड? जी ऐसे लोम्बार्ड में खरीदारी की सलाह रहेगी। थ्रू आउट द डे वॉलेटाइल मार्केट्स में भी ये स्टॉक ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, और आज के वॉल्यूम्स डेली के चार्ट पे देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों के एवरेज से काफी बेहतर वॉल्यूम्स है। तो यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव कंटिन्यू रह सकता है। तो आईसीसी लोम्बार्ड 2040 के नीचे 2140 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करे 2270 के अराउंड के टारगेट्स के लिए।
चलिए अब एक काम करते हैं, ये सारी ट्रेड्स पूरी हुई, बैन की बात करते हैं। काफ़ी स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट 5 स्टॉक्स इस समय अगर यही पोजीशन रही तो बैन में आ जाएंगे। चंबल फर्टिलाइजर्स, सेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, डिक्सन टेक और नैल्को, ये 5 स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक डेटा चेक कर रहा हूँ, अगर वो सही निकला तो मैं उस पर थोड़ी देर में डिस्कशन करूँगा, लेकिन उससे पहले एक चार्ट चेक करते हैं ज़रा। और चार्ट चेक करते हैं हम ICICI लोम्बार्ड का। ये स्टॉक डे हाई पर बंद हो रहा है आज। मानस, सुबह आपकी कॉल थी, इस पर क्या ये पोजीशन कैरी करें? बिल्कुल कैरी करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक BTS कॉल की तरह भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2250 रुपए का होगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपके 2174 के नीचे रहेंगे। ओके, तो ये ICICI लोम्बार्ड, और आई थिंक इस हफ्ते की शुरुआत से स्टॉक की हम खूब चर्चा कर रहे हैं और CNBC आवाज़ के दर्शक उस ट्रेड के साथ बने हुए हैं। आई थिंक जुबिलेंट फूड पर पहले सुबह में भी चर्चा हो रही थी। जाने से पहले इस पर एक पर्सपेक्टिव मैं आपका लेना चाहती हूँ। ये इनफैक्ट मैं मानस के पास ही दोबारा आ रही थी। मानस, क्या ये उस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है? कंसिडरिंग अब यहाँ से वो फेस्टिव डिमांड भी जोर पकड़ने लगती है, ये आपने जो टारगेट 715 का दिया है वो अगले हफ्ते तक का रहेगा, या फिर एक ब्रॉडर थीम यहाँ पर अब तेजी में ये स्टॉक जाने लगा है? क्योंकि इस पर फिर से हमने देखा है इंटरेस्ट आया है, OI एडिशन धीरे धीरे करके जुड़ने लगा है। क्या एक बड़े मूव की तैयारी है? बिल्कुल बड़े मूव की तैयारी है। देखिए, मेरा समझना है कि जो पोजिशनल टारगेट आपको सेट करने हैं वो 750 या 775 के हो सकते हैं। तो करंट लेवल से भी करीब 70-80 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं, तो आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो बड़े रहेंगे, वो 669 के रहेंगे। चलिए अब वो जो डेटा पॉइंट मैं देख रहा था, हमारे सॉफ्टवेयर में डेटा होता है हर्षिता, लेकिन मैं उसको कई बार जब थोड़ा अजीब लगता है तो मैं NSE से चेक कर लेता हूँ। मैं वोडाफोन आइडिया का रोल ओवर प्लेट चेक कर रहा था। रोल ओवर देखिए वोडाफोन आइडिया का आज बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। ये क्या हो रहा है? ये स्टॉक 19% नीचे है। मैं देखा कि OI चेंज मैं देखता हूँ नॉर्मली, सितंबर का OI गिरा है 98%। 4 करोड़ सॉरी, ये 42 करोड़ है क्या? नहीं, 4.2 करोड़। नहीं 427 करोड़। 427। जी हाँ, इसकी इक्विटी इतनी बड़ी है। 427 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट कट हुआ है इसमें, इस मंथ के सीरीज में। हाँ, इस महीने का फायर कर दीजिए, अगले महीने का अलग से फायर कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। वो जो आपको लगेगा कि गलत है, लेकिन ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये डेटा एकदम सही है। 428 करोड़ शेयर कम हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में सितंबर सीरीज़ के। और इसका अब आप फायर करें, अब अलग से फायर करना पड़ेगा आपको अगर वो रोल ओवर प्लेट नहीं आ रही है तो। अक्टूबर सीरीज़ का डेटा, अक्टूबर सीरीज़ में देखिए क्या हुआ है, 125 करोड़ शेयर ओपन इंटरेस्ट में बढ़े हैं। और इसका मतलब क्या है? रोल ओवर हो गया है 94.54%। 428 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट चेंज है। ये मैं अपनी टीम को बोलूँगा इसको फ्लैश करें। और ये आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा होगा हमने कि 428 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है सितंबर सीरीज़ में, 125 करोड़ शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है अक्टूबर सीरीज़ में। वीरू से पूछता हूँ, वीरू ने कभी ऐसा कुछ देखा है क्या? वीरू, ये कुछ अजीब ही हो रहा है, मतलब आज तक मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा डेटा पॉइंट देखा है। अनुज, मैं इनफैक्ट इसका एक बार ओपन इंटरेस्ट चेक ही कर लेता हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इसका रोल ओवर के फिगर्स निकाल, मुझे 1 मिनट दीजिए अनुज, सिर्फ 1 मिनट। बट हाँ, ये 428 करोड़ रुपए शेड है OI इंटरेस्ट, और मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम हुआ होगा अनुज, फर्स्ट टाइम। और मैं एक बार के लिए अनुज, मुझे सिर्फ 1 मिनट का मौका दीजिए, मैं इसका लॉगिन करके डेटा निकालता हूँ एक बार, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए आप। ओके, बिल्कुल। देखिए ये डेटा एक्सचेंज का है, ये मैं आपको बता दूं, ये एक्सचेंज से हम डेटा ले रहे हैं और एक्सचेंज से आ रहा है। अब कई बार ये डेटा हो सकता है गलत भी हो, लेकिन 95.65% रोल ओवर है और 428 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, वो सितंबर सीरीज़ में। वो ज़्यादा ज़रूरी है, एक वो इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। थोड़ा सा आइडिया में भी रिकवरी आई है वैसे लोअर लेवल से। इसका मतलब क्या है? आई थिंक इसका मतलब ये है, हाँ, ये जो 2 प्लेट हैं कि 428 करोड़ कम हुआ सितंबर में और अक्टूबर में 125 करोड़ ही गया। इसका मतलब करीब 300 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट आज कम हुआ है। 300 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट आज
वोडाफोन आइडिया में कम हुआ है। 300 करोड़ शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट कम होना, इसका मतलब है करीब करीब 3000 करोड़ की आउटस्टैंडिंग पोजीशंस उसका कम होना। इसका मतलब, प्लीज़ वो लाइन डालिए ज़रा, ज़्यादा ज़रूरी लाइन है वो। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने गिव अप करना शुरू किया है। अगर ये डेटा सही है तो इसका मतलब ये है कि इतने लोगों ने गिव अप करना शुरू किया है। 125 करोड़ पोजीशन फिर भी चलो अगले सीरीज़ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गई, लेकिन टोटल 427 करोड़ के करीब कम हुई है पोजीशन। तो कुल मिलाकर 300 करोड़ के करीब पोजीशन जो है वो ओवरऑल कम हुई है। तो ये इस समय एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है। मैंने कभी नहीं देखा, ये एनएससी का डेटा है, जो इस तरीके का जो डेटा पॉइंट आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको मतलब इसमें एक चीज़ ये भी है हर्षदा, क्योंकि 11 के नीचे आया है, बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में रखे होंगे 11 के, वो ट्रिगर हुए, तो वो ट्रिगर भी हुए होंगे। आई थिंक फ्यूचर्स में बहुत लोगों ने अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे 11 के, 10.75 के, 10.80 के। वो इसकी वजह से ये एक ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ है। तो सितंबर में 428 करोड़ कम और 125 करोड़ शेयरों की पोजीशन अक्टूबर में रोल ओवर हुई है, लेकिन बाकी की जो पोजीशंस हैं वो अनवाइंड हो रही हैं इस समय वोडाफोन आइडिया में। ये रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ मार्केट में, इतने साल से हैं, 20 साल से मार्केट में, लेकिन इस लेवल की अनवाइंडिंग इस समय आपको वोडाफोन आइडिया में दिखाई देगी। अनुज, क्या ये भी साइन है जो बालाजी से जब हम बात कर रहे थे कि देखिए लास्ट ड्रॉ इनके लिए है कि वो डेट रेस कर पाएंगे या नहीं। अब लोगों के पर जो थोड़ा सा भी होप था वो भी कंप्लीटली शैटर हो चुकी है कि शायद इस तरह की सिचुएशन में कौन डेट देना चाहेगा, क्योंकि आपको सामने वो 70,000 करोड़ सरकार को देने हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, अनलेस गवर्नमेंट कोई रिलीफ लेकर आए, और क्योंकि ये कोर्ट का मामला है तो गवर्नमेंट भी क्या रिलीफ लेकर आएगी, ठीक है ना। मतलब मैक्स वो अपना और इक्विटी में बदल, मैक्स और इक्विटी में, बिल्कुल बहुत एग्जैक्टली आपने जो बात बोली वो यही है कि मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि ये और बोल दे गवर्नमेंट की ठीक है, अब जितनी इक्विटी थी उससे थोड़ी सी और ज़्यादा इक्विटी आप मुझे कन्वर्ट करके दे दीजिए, उससे ज़्यादा तो कुछ उसका भला किसमें, निवेशक का तो नहीं हो। हाँ, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि प्रमोटर की तरफ से एक जेन्युइन अटेम्प्ट रहा है पिछले 6 महीने में। प्रमोटर के अगेंस्ट आप ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। प्रमोटर ने काफ़ी जेन्युइन अटेम्प्ट करे हैं इस पैमाने पर फंड रेजिंग करना, उसके बाद ओपन मार्केट से खुद लेना, भले ही चाहिए 1 करोड़ शेयर ही लिया हो कुमार मंगलम बिरला जी ने, लेकिन वो लिए उन्होंने। तो वो प्रमोटर की तरफ से एक एक्शन रहा है जिसमें उन्होंने वो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करी है। अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ ही ऐसी आ गई कि कॉन्फिडेंस आप कुछ भी ले आएँ, लेकिन इस तरीके का मूव आ रहा है उसमें। जी हाँ, ये तो एक पेचीदा स्थिति। अब वीरू, डेटा निकाल पाए हैं आप? नहीं, आई थिंक वीरू का डेटा शायद थोड़ा अलग है। ये मैं एनएससी से, ये हमको डेटा एनएससी से आ रहा है हर्षदा, तो आई थिंक वीरू को कोई और सॉफ्टवेयर से डेटा आता है, तो इसको शायद उनको वो डेटा उस हिसाब से ना मिल रहा हो, लेकिन ये अनुज मेरे को डेटा मिला। हाँ अनुज, हाँ 95% रोल ओवर है। 95%। वीरू, आप वेदांता देख रहे थे गलती से। हाँ, आप गलती से वेदांता देख रहे थे। हाँ, गलती से मैं वो वोडा आइडिया में हुआ है 95%। इट्स आइडिया 95% रोल ओवर। हाँ, 95% रोल ओवर। हाँ, तो चलिए उसी की हम बातचीत इतनी देर से कर रहे हैं, और वो आपके सामने सुबह का गो अहेड वीरू। हाँ, वो सुबह का आउटस्टैंडिंग हुआ इतना था तो 98% शेयर हो गया। ठीक है अनुज, बिल्कुल सही था ये। मैं गलती से वीडीएल को खोल के बैठ गया था, वेदांता को। इट्स आइडिया जहाँ की करीब करीब 95% लोग रहा है। एक्सट्रीमली सॉरी अनुज। कोई नहीं। अब आते हैं, एक काम करते हैं, आखिरी में एक बार ब्रेथ को देख लेते हैं। निफ्टी की अनुज क्लोज ठीक ठाक 25440, एटलीस्ट आप 25,400 के। नहीं वीरू, आप ब्रेड पे बात कर लीजिए, आप ब्रेड पे बात कर लीजिए, टाइम है हमारे पास क्लोजिंग का, आप ब्रेड पे बात कर लीजिए फटाफट। हाँ, जय, एक बार ब्रेथ को देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आएगी इट्स लॉन्ग 51 और साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग 45 में, शॉर्ट लगभग 49 पे, 36 करीब करीब यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक बार स्लाइड्स पे आते हैं, और स्लाइड्स में अगर आप लॉन्ग के स्टैट्स को देखें तो जिन जिन काउंटर्स में आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है उसमें याद रखिएगा एफएमसीजी अपने साथ सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ओआई कैरी कर रहा है, और इसमें यूनाइटेड ब्रेवरीज, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जुबिलेंट फूड्स इस दौर की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ, और साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में एसबीआई कार्ड्स, एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और नेस्ले, ये कुछ काउंटर जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। उसके बाद अगली स्लाइड में आते हैं जहाँ पे शॉर्टिंग थी, उसमें चंबल फर्टिलाइजर्स, इंडस टावर्स, HAL और साथ ही साथ BPCL और गेल,
ये कुछ काउंटर जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है। और उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग में वोडाफोन आइडिया, यस, इसको छोड़ते हैं। आई थिंक 19% ये डाउन था। अजय ये परसेंटेज में है और ओआई शायद 98%, कोरोमंडल, ओरेकल फाइनेंशियल्स, पेट्रोनेट और जीएनएफसी, ये सभी काउंटर्स जहाँ पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। अनुज। बिल्कुल वीरू, चलिए अब वॉल पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके की क्लोज यहाँ पर रही। और इसमें आपको निफ्टी अच्छी क्लोज है, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, निफ्टी क्लोज अच्छी है। और अब तो इनफैक्ट हम प्रोविजनल बेसिस पर ही सही, एडजस्टेड तो नहीं होगी, प्रोविजनल बेसिस पर हम 25,450 के करीब गए हैं। ये क्लोज अच्छी है, लॉन्ग कैरी करने वाली क्लोज है। बैंक निफ्टी भी 53,078 पर, इतिहास में सिर्फ तीसरी बार बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर बंद हो रहा है और अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब। निफ्टी आईटी में भी शानदार रिकवरी आई है एक्चुअली टुवर्ड्स द एंड। निफ्टी आईटी भी अब डाउन रह गया सिर्फ 50 पॉइंट। मिड कैप इंडेक्स में बहुत शानदार रिकवरी, भले ही 300 पॉइंट नीचे हो। और ये निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग भी होगी बाय द वे। अब तक की रिकॉर्ड क्लोजिंग 25,418 थी, ये रिकॉर्ड क्लोजिंग होगी निफ्टी की। तो किसी भी मामले से देखें आप तो मामला एकदम ठीक ठाक है। हाँ, मिड कैप थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर कर रहे थे आज, लेकिन कहाँ हम 1500 पॉइंट डाउन थे, कहाँ 300 पॉइंट डाउन रह गए। 700 वर्सेस 1700 एडवांस डिक्लाइन इस समय आपको दिखाई देगा। सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार और उसके बाद निफ्टी के स्टॉक्स पर आएंगे। सेक्टोरल स्टॉक जहाँ तक ब्रेड्थ की बात है वो आपकी स्क्रीन पर इस समय निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी, रियल्टी, ऑटोज इन्होंने आउट परफॉर्म किया। पीएसयू बैंक, कैपिटल गुड्स, आईटी, ऑयल एंड गैस और फार्मा मेटल्स के साथ इन्होंने थोड़ा सा आज अंडर परफॉर्म किया। और अब आप लेकर आइए ज़रा निफ्टी का हीट मैप, और निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं इस समय। सबसे ऊपर एनटीपीसी, फिर कोटक, फिर टाइटन, फिर नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, मारुति सुजुकी, ग्रासिम, लीवर, भारती एयरटेल। नीचे आपका बीपीसीएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, श्रीराम फाइनेंस, एलएनटी और टीसीएस। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए मार्केट में इस समय क्लोज है। तो आपको स्क्रीन पर 75 पॉइंट ऊपर निफ्टी दिखाई दे रहा है रफली, और ये 25,445 पर क्लोज होता हुआ। निफ्टी बैंक भी 325 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त, और मिड कैप ने आज एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया। पॉजिटिव क्लोज नहीं है मिड कैप्स के लिए, लेकिन डे लो से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। हमारे लिए जो कॉन्फिडेंस बूस्टर था आखिरी आधे घंटे 45 मिनट में, वो अमेरिकी मार्केट से ही सिग्नल मिला है, वो है डाउ फ्यूचर्स। और वो मैं आपको बता दूं, इस क्लोजिंग पर डाउ फ्यूचर्स हम 477 पॉइंट ऊपर देख रहे हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 400 पॉइंट ऊपर है। इस तरह की तैयारी दरअसल अमेरिका में आज के सेशन की बन रही है। चलिए इसी के साथ फिर आप सभी से लेंगे इजाज़त, और कल सुबह अमेरिकी मार्केट्स के ताज़े एक्शन के साथ दूसरी कौन सी खबरें हैं, क्या डेटा पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको लेकर जुड़ेंगे ज़रूर।